Guys, very warm welcome to my YouTube channel. Myself Khevraj and we are preparing for UPSC 2024 and 25. So this is PCB 10 Raftar Marunal's Economy for UPSC Prelims. बेसिकली ये इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में है, तो हम भी बीच में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही काम चलाएंगे। तो PCB 10 के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, ब्रीफ इन्फो अबाउट द कोर्स PCB 10 रफ्तार। क्या बताया गया है, यूपीएससी सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, कट ऑफ, उसके लिए इन्होंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए और ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। इकोनॉमी, हाउ मच आई विल टीच, व्हाट बुक्स डू यू हैव टू रीड ऑन योर ऑन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर वो सारी जानकारी इसमें दी हुई, फर्स्ट लेक्चर में इन्होंने दी हुई है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए बता रहे हैं इनके संदर्भ में। बेसिकली दिस PCB 10 रफ्तार कोर्स डील्स ओनली विद प्रीलिम्स स्पेसिफिक इकोनॉमी। जैसा कि बताया गया है, ये प्रीलिम्स के लिए ही है केवल। दिस इज नॉट मेंस इकोनॉमी, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेपरेट कोर्स फॉर इट, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, इट इज़ पार्ट ऑफ योर नेटफ्लिक्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मोर एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर 1। ओनली फॉर सीरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम माइंडसेट कैंडिडेट्स अटेंड दिस। टाइम पास, बाबू सोने, फालतू की PhD करने वाले, हर बात पे झंडा उठाने वाले, दोज विद हैबिट ऑफ मेकिंग माउंटेन ऑफ मोल हिल्स शुड अवॉइड माई कोर्स। बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने। ओल्ड स्टूडेंट्स PCB 1 से लेकर के PCB 9 तक के नीड नॉट सेट अगेन, दिस शुड सी फ्री अपडेटेड नेक्स्ट ईयर विन 24। तो ये विन 24 जिन्होंने PCB 9 कर रखा है उनके लिए है कि PCB 9 जिन्होंने कर लिया, आप दोबारा बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप PCB 10 का मज़ा उठा सकते हैं। विन 24 जो स्पेशल सीरीज चलेगी उसको देख करके, यानी कि जो भी अपडेट होगा, करंट अपडेट, वो इस विन 24 में बता देंगे। PCB 9 वाला बाकी और जो स्टैटिक पोर्शन है वो सेम है, उसमें कोई ज़्यादा नया अपडेट है नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वॉट हैज़ UPSC आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर्स। तो जो पीछे बीते हुए वर्ष हैं उनमें उन्होंने UPSC ने क्या क्या पूछा है और कहाँ से पूछा। तो 6 पिलर्स इकोनॉमी, यहाँ पर 6 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। सेकंड बजट, FC एंड GST एंड FRBM। और फिर हैं अन्य जो भी सारे पिलर्स हैं इनके बारे में जानकारी दी हुई है। तो इन्होंने ये सारा मैटर जो हम समझने नहीं बैठेंगे, हम फर्स्ट पिलर से सीधी स्टडी शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमी पिलर फर्स्ट, A1 मनी, बार्टर, बिटकॉइन, इसको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ब्रीफ इन्फो अबाउट कोर्स PCB 10 जो हमने कर लिया है। व्हाट हैज़ UPSC आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर्स, तो ये भी हमने देख लिया है। हम शुरू करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेज। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसका क्या डिसएडवांटेज है, ताकि उसके बाद जो है मनी का आविष्कार हुआ। मनी यानी पैसा जो है, मुद्रा उसके बाद में आई। सबसे पहले लोग जो है वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके कुछ नुकसान सामने आए, लोगों को समझ में आने लगा कि इन चीज़ों में जो है कुछ समस्याएं आई होंगी, और फिर जो है पैसे का निर्माण हुआ। तो हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। देखिए पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चीज़ें दी हुई इमेज की तरह, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है ये बनाया है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मेसोपोटामियम ट्राइब्स, यानी कि ये जो बार्टर सिस्टम है वो मेसोपोटामिया की जो ट्राइब्स थी, जो जनजातियाँ थी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये पूछे कोई नहीं, मतलब यूं ही जानकारी के लिए बताया गया। इट हैज़ फॉलोइंग चैलेंजेस, तो इसमें कुछ निम्नलिखित चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, ठीक है, ये चीज़ है वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसमें कुछ समस्याएं हैं, क्या समस्याएं वो समझनी है, और ये इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि ये दी हुई है NCERTs में वगैरह में, और इसके अलावा इस पर सवाल पूछते हैं, जनरली पूछा भी होगा पिछले कुछ वर्षों में, इसलिए इन्होंने डाला होगा। तो मेसोपोटामियम ट्राइब्स जो हैं ये दी हुई हैं। चुनौतियाँ ये हैं बार्टर सिस्टम की, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की, वस्तु के बदले वस्तु खरीदते हैं, इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं। और चुनौती क्या है, पहली
आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार असंभव है, यानी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए। यानी मान लो एक चीज़ दूसरे चीज़ के बदले खरीदने जा रहे हैं, अब पहले वाले को जो चीज़ चाहिए क्या दूसरे वाला जो सामने चीज़ दे रहा क्या वैसी ही चीज़ जो उसको चाहिए वही है। अगर मान लो उसकी चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही, जो उसकी आवश्यकता है और जो चीज़ सामने वाले के पास में जो उपलब्ध हैं उनकी अगर चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, संयोग नहीं बैठ रहा है ठीक से, तो फिर चीज़ वो आपस में ये संभव नहीं है कि वस्तु विनिमय प्रणाली काम करे। सपोज दैट मैं एक आम खरीदना चाह रहा हूँ और मेरे पास क्या है, सब्जी में मान लो मेरे पास प्याज हैं। अब मैं अपने प्याज के बदले आम चाहता हूँ, तो पहली बात तो बहुत कोशिश करने के बाद मेरे को अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो ये देखूंगा कि क्या क्या उसको प्याज चाहिए, तो मेरे पास जो प्याज है मैं उसको दे दूंगा, और क्या वो आम देने को तैयार है तो मैं उससे आम ले लूँगा। तो ये सिस्टम है, यानी कि दोनों की आवश्यकताएं मैच करनी चाहिए। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा तो ही व्यापार है संभव, अन्यथा असंभव है। अगर दोहरा संयोग नहीं होगा तो असंभव है, पहला पॉइंट। दूसरा, सही दाम पर चीज़ ढूंढने में व लेन देन की लागत बढ़ जाती है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ये बात जो सामने सीधी आ रही है उससे ये दिख रहा है कि अगर मान लो इस तरह की मैचिंग नहीं होती है तो उसमें टाइम लगेगा। तो सही दाम पर, एक तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो मैं प्याज लेके गया हूँ और आवश्यकता भी है मान लो, लेकिन वो कह रहा है मैं आम तो दूंगा लेकिन आम मैं 1 किलो पे नहीं दूंगा, मेरे को 5 किलो प्याज चाहिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ यार 5 किलो पे प्याज पे कैसे देखता हूँ, कल तो एक बंदा था जिसने मुझे मान लो 3 किलो प्याज पे दिया था, तो आज यार 5 किलो मांग रहा है, ये तो सही बात नहीं है। फिर ये भी तो देखना पड़ेगा कि और कोई आसपास आम देने को तैयार है नहीं, तो फिर मजबूरी हो जाएगी तो लेना पड़ेगा। इसलिए कुल मिला के सही दाम पर चीज़ ढूंढने में व लेन देन करने में लागत बढ़ जाएगी, तो आपको सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो हाई हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है और सर्च करने में और इसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इस वजह से जो चीज़ है वो नाशवान वस्तुओं का मूल्य ह्रास हो जाएगा। मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो जाएगी तो उसका स्टोरेज, यानी कि पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ हैं, वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ नाशवान वस्तुएं हैं जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आम ही ले लो, तो आम का फिक्स टाइम पीरियड है कि भाई आप मान लो आम बाज़ार में आप लेके बैठे हैं, कोई भी रेडी वाला कोई भी होता है, तो उसके पास जो आम है वो आम एक फिक्स टाइम तक ही, टाइम पीरियड के बाद में वो आम खराब हो जाएगा, तो उसको उस टाइम पीरियड में वो बेचना होगा। तो नाशवान चीज़ें जो होती हैं, जैसे सब्जियां होती हैं, आम होते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, तो नाशवान वस्तुओं का मूल्य ह्रास होगा अगर सही टाइम पे अगर चीज़ें नहीं मिली तो। ये इसका एक नुकसान है। इसके अलावा ये श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है, डजेंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे हर किसी व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है, और मान लो वस्तु विनिमय प्रणाली बाजार में है, पैसे है ही नहीं, यूपीआई है ही नहीं, पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को खाने की ज़रूरत तो सभी को होती है, तो सभी लोग सबसे पहली कोशिश क्या करेंगे कि उनको खाने की चीज़ें मिल जाए। अब अगर खाने की चीज़ किसी को टाइम पे नहीं मिल रही है, सपोज एक उदाहरण दे देता हूँ, मान लो एक आदमी जो है कोई ऐसी चीज़ बनाता है, जैसे कोई भी एक नया नया कोई आविष्कार कर रहा है, साइंस का कोई भी आविष्कार, उस समय सबको सबसे पहले खाने की ज़रूरत है, तो वो आविष्कार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आविष्कार उस समय लोगों को ज़रूरत नहीं है आविष्कार की। क्यों नहीं? जैसे समझने की कोशिश करें तो जैसे आविष्कार का मतलब ये है कि आविष्कार करने के बदले उसको अगर मान लो भोजन नहीं मिल रहा है, वो आविष्कार करके जा रहा है और किसी को देना चाह रहा है, सपोज दैट कि मैं ये चीज़ आपको देता हूँ, आप मुझे अनाज दे दीजिए क्योंकि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। तो वो चीज़ जो उसने कोई भी ईजाद की, जैसे एक डीवीडी बना दी उसने, कोई भी डीवीडी बना दी उसने, कोई भी कंप्यूटर बना दिया, छोटा सा कोई उपकरण बना दिया, कोई भी हो सकती चीज़, तो जो चीज़ उसने बनाई है उस चीज़ के बदले अगर उसको अनाज नहीं मिलेगा तो वो क्यों बनाएगा चीज़? तो ऐसे में ये जो श्रम का विभाजन है, जो स्पेशलाइजेशन है किसी वर्क के काम की, जैसे आज हर सेक्टर में आप काम देखते हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हर तरीके से हैं, कृषि में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब जो है पैसे आ गए हैं। अगर पैसे नहीं आते ना तो ये श्रम विभाजन वाला काम नहीं होता कभी भी। अगर ये बार्टर सिस्टम चल रहा होता ना तो 100% श्रम विभाजन नहीं आता, तो क्योंकि श्रम विभाजन कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता है। बार्टर सिस्टम की पहली खामी यही है कि वो श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सबको खाने की ज़रूरत है। अब मान लो कोई ईजाद कर रहा है, साइंस की कोई ऐसी चीज़ बना रहा है या प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा बना रहा है जो खाने योग्य नहीं है,
तो वो खाने योग्य चीज़ नहीं है तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उस समय बार्टर सिस्टम क्या है, खाने के बदले खाने की चीज़ मिलेगी। तो इसी तरह की चीज़ों में श्रम विभाजन को ये प्रोत्साहित नहीं करता, इसीलिए ये चीज़ जो है खामी है इसकी। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, चुनौतियां हैं तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार असंभव हो जाएगा। सही दाम पर चीज़ें ढूंढने में और लेन देन करने में भी लागत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा नाशवान वस्तुएं हैं वो खराब हो सकती हैं, तो ये भी इसकी खामी है। और इसके अलावा श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, डजंट एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को भी ये यानी कि श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता, और ये स्पेशलाइजेशन को, वैशिष्ट्य को, विशिष्टीकरण किसी चीज़ के प्रति जो होता है, यानी कि किसी सेक्टर में, जैसे मान लो आज एक सपोज दैट किसी चीज़ के नाम लेते हैं, इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी, शुरुआत में इकोनॉमी का मतलब सब्जेक्ट जब ईजाद नहीं हुआ था तो इसको बारे में लोग समझते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम इकोनॉमी आई, इकोनॉमी भी बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, मतलब उसकी शाखाएं और भी बहुत सारी शाखाएं बन गई हैं। तो ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन हुआ है, और आगे स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में अब साइंस पढ़ाने वाले टीचर भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज आपको मिल जाएंगे। तो स्पेशलिस्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि स्पेशलाइजेशन हुआ है। और ये क्यों संभव हुआ है? क्योंकि पैसे की वजह से। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ खामियां थी, चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों ने पैसे ईजाद किए। अब पैसे जब आए तो सारी चीज़ें दूर हुई। पैसे आने से क्यों दूर हुई? क्योंकि पैसे के कुछ काम हैं, और वो पैसे क्या काम करते हैं वो हम देखेंगे। पैसे के कार्य जो हैं, मनी फंक्शंस हम देखेंगे। तो फंक्शंस जो मनी के हैं वो 3 टाइप से देखेंगे, प्राइमरी फंक्शंस, इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस, और इसके अलावा कॉन्टीजेंट जो कॉन्टिजेंट फंक्शंस, जो प्रासंगिक कार्य जिनको हम कहते हैं वो। तो कॉन्टिजेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, सेकेंडरी फंक्शन कौन से, प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से। देखिए पैसा क्यों आया, पैसे की सबसे जो प्राथमिक कार्य जिसके लिए पैसा बनाया गया था शुरू में, वो ये है कि ये मूल्य का मापक है, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मूल्य का मापन करता है। मूल्य का मापन करने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से 5 रुपये में 1 कप चाय मिल रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि 3 कप के चाय के कितने रुपए हो जाएंगे। 3 कप चाय के कितने रुपए हो जाएंगे? 15 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 5 रुपये की 1 कप मिल रही है चाय। तो ये जो है मूल्य का मापन करता है कि भाई टोटल वैल्यू कितनी होगी, मूल्य आगे किसी चीज़ का अनुमान से बता सकते हैं आप। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू करता है। जिस तरह से अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ग्राम होती हैं इस तरह से मोल होती हैं वॉल्यूम के लिए, और भार के लिए ग्राम होती है। उसी तरह से मूल्य का मापन करने के लिए जो यूनिट है वह है रुपया। ठीक, ये तो इसका प्राथमिक कार्य है। पहला मूल्य का मापन करता है। दूसरा इसका प्राथमिक कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि वस्तु मतलब एक्सचेंज का मतलब है विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम कैसे है? जैसे मान लो आपके पास, मेरे पास प्याज है, अब मुझे प्याज बेचने, तो प्याज के बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब मुझे आम खरीदने हैं तो मैं अपने पैसे से आम खरीद सकता हूँ, कहीं भी जाकर के खरीद सकता हूँ, क्योंकि पैसा जो है सबको वो जितना दाम बताएंगे मैं उतना दाम दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, चीज़ तो मुझे चाहिए। तो पैसे जो हैं हर जगह स्वीकार्य हैं। पैसे हर जगह स्वीकार्य क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि पैसे के बदले दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं हम। तो एक तो विनिमय का माध्यम है, बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मनी एंड एज द मीडियम। तो मीडियम के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ें खरीद सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। एक तो ये है मूल्य का मापक, और दूसरा है ये विनिमय का माध्यम, ये इसके प्राथमिक कार्य हो गए। इसके अलावा कुछ सहायक कार्य होते हैं। जैसे मान लो एक कार है, तो कार का प्राथमिक कार्य क्या है? ये कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को ले जा सकता है, या कम समय में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। तो स्पीड से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, स्पीडी ट्रांसपोर्ट इसका प्राथमिक कार्य है। लेकिन इसके कुछ सहायक सहायता भी हमको मिल सकती है, स्पीडी ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जैसे एसी मिल सकती है उसमें। ठीक है, तो एसी जो है वो प्राथमिक काम नहीं हो सकती, उसका प्राथमिक काम एसी का है ही नहीं, स्पीडी ट्रांसपोर्ट ही। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं कार के अंदर, लेकिन जो चीज़ें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के रूप में मिल रही हैं वो प्राथमिक कार्य में नहीं गिनी जाती हैं। प्राथमिक काम इतना ही है, मूल्य का मापन करना है, विनिमय का माध्यम करना है। इसके अलावा भी पैसे के कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे ये मूल्य का संचय कर सकता है, स्टोरेज हो सकता है। मान लो आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा और आप चाहते हैं कि मैं आगे से बचा के रखूँ, तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं। तो ये जो बैंक में जमा करने की प्रोसेस जो ईजाद हुई है, विकसित हुई है, ये प्राथमिक कार्य नहीं है, ये सहायक कार्य हैं। अन्यथा वस्तु विनिमय प्रणाली में चीज़ें लोगों की ये होती थी कि जितनी उनको
चीज वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी ना, उसमें चीज़ें स्टोर करने का मैटर नहीं था, क्योंकि पैसा ख़राब नहीं होगा, स्टोर हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो प्याज है, प्याज रख के मैं कितने समय रख लूँगा, वो तो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो पैसे हैं, पैसे हैं इस वजह से ये स्टोर किए जा सकते हैं। तो मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, पहली बात तो। दूसरा, मूल्य का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या है, ट्रांसफर कर रहे हैं वैल्यू को। सोल्जर्स इन कश्मीर टू पेरेंट्स इन कन्याकुमारी मान लो, तो वो पैसे का ट्रांसफर हो सकता है। तो पहला स्टोर एस, दूसरा ट्रांसफर टी, तो एस टी, और एक है डी। डी यानी कि डिफर्ड पेमेंट्स, यानी स्थगित भुगतानों का मानक। ये भी एक सहायक कार्य है। स्थगित भुगतानों का मतलब, मानक का मतलब क्या है, जैसे ब्याज पर किस्तों में खरीदारी संभव है इससे, ठीक है। उदाहरण के लिए सपोज दैट इजी बाई iPhone 12 एट दी 3,177 रुपीज ओनली पर मंथ एंड 36 मंथ्स इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMIs। तो ये जो EMI पे खरीदने की प्रोसेस आपको मिल रही है ना, ये भी पैसे की वजह से मिल रही है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव ही नहीं थी। तो ये जो स्थगित भुगतानों का मानक जो बन रही हैं पैसे में, जो किस्तों पे चीज़ें आज हम ले पा रहे हैं, EMI पे जो चीज़ खरीद ले पा रहे हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस जो है उससे थोड़ी सी वो रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि किस्तों पे ये देने के कारण ब्याज भी लगेगा उस पर वापस। तो ब्याज पर किस्तों में खरीदारी संभव है, ऐसा केवल और केवल जो है ये पैसे में ही हो सकता है। इसलिए पैसे के मुख्य कार्य अगर देखें, प्राथमिक कार्य देखें, तो मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम है। लेकिन सहायक कार्य देखें तो मूल्य का संचय कर सकते हैं, स्टोरेज एस, मूल्य का स्थानांतरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे में भेज सकते हैं, जैसे UPI वगैरह से भेज रहे हैं आजकल हम। लेकिन ये अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो ये संभव ही नहीं था, कैसे भेज देते एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे मान लो आम है, उसको ट्रक के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन बिना किसी फालतू की रामायण के उसको तुरंत भेज सकते हैं आज के समय में UPI से, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रोसेस हमारे सामने है। तो ये सब कार्य हमारे को इसलिए याद करना है क्योंकि ये जो है MCQs में हमारे को मिलेंगे और वहाँ टिक करने होंगे। तो मूल्य का संचय, मूल्य का स्थानांतरण, स्थगित भुगतानों का मानक। स्थगित भुगतानों का मानक यानी कि डिफर्ड पेमेंट्स आप कर सकते हैं। डिफर्ड पेमेंट्स कर पा रहे हैं क्योंकि EMIs पे ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसे की वजह से। अगर ये वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हो पाते, जैसे आप समझ पा रहे हैं, ब्याज यानी किस्तों पर जो होता है उसको डिफर्ड पेमेंट हम कहते हैं। ये इसके सहायक कार्य हुए। सहायक कार्य यहाँ पर 3 है, मुख्य प्राथमिक कार्य 2 है। अब देखिए कंटिजेंट फंक्शंस, इसके जो है प्रासंगिक कार्य जो वास्तव में उसका आधार है, वो क्या है। एक तो बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ठीक, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो ये एक तो क्रेडिट सिस्टम का बेसिस है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट जो हैं, शेयर हैं, बॉन्ड हैं, ये जिनके बारे में हम 1C 2 पिलर हैं, वहाँ पर आगे जाते जाते पढ़ेंगे वहाँ पर चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का ये आधार है। पैसा वित्तीय बाजार का आधार है, वित्तीय बाजार का आधार है पैसा, ये इसका प्रासंगिक कार्य। दूसरा, उत्पादन के कारक जुटाने में मददगार है। ये वित्तीय बाजार का आधार है, मतलब जो आज का जो ये मार्केट चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट, अगर ये पैसा नहीं होता, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही होती, तो क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं था संभव। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो वित्तीय बाजार है, वो पैसे पर ही टिका है। तो ये प्रासंगिक कार्य है इसका, कॉन्टिजेंट फंक्शन है इसका। इसके अलावा देखिए, आपके पास पैसा है ना, इस वजह से आप लेबर खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, कैपिटल भी। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जो उत्पादन करने में जो हमारे को सहायक कारक हैं, वो कारक हमारे पास पैसा है तो हम खरीद सकते हैं, वो चीज़ें हमारे को आसानी से मिल सकती हैं, उपलब्ध हो सकती हैं। तो यानी कि एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जैसे लैंड, ज़मीन तो चाहिए, ज़मीन के बिना आप कोई प्लांट कैसे लगा सकते हैं, फैक्ट्री। लेबर चाहिए, लेबर यानी कि मजदूर चाहिए, तभी तो वो आप काम करवाएंगे, अकेले तो आप काम नहीं कर पाएंगे ना, आपको मजदूर चाहिए काम करने के लिए। तो काम करने के लिए मजदूर और ज़मीन, ये दोनों ही आप पैसे से खरीद सकते हैं। कैपिटल पूंजी जो है, कोई भी पूंजी जैसे हो सकती है, मान लो एक मकान बनाना है तो उसके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो लोहे का सरिया हो, सीमेंट हो, उसके लिए जब जो बजरी हो, ये सारी चीज़ें जो खरीदनी पड़ती हैं, ये सभी पैसे की वजह से खरीद सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली होती है तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए जो है जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो चीज़ों का जो विकास था वो इतना अधिक नहीं हो पाया था। लेकिन पैसे आए तो अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है जल्दी जल्दी। क्यों बन रही है? क्योंकि सारा काम जो है पैसे से किया जा सकता है, और ये पैसे के विकास और इसकी ईजाद होने के बाद में ये संभव हो पाया है। तो उत्पादन के कारक जुटाने में मददगार है पैसा,
और इसके अलावा तीसरा जो इसका है वो है नेशनल इनकम जो है टैक्सेशन जो लगाते हैं उसके ज़रिए से ये नेशनल इनकम क्रिएट करता है। तो यानी कि क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बाय टैक्सेशन, उसकी वजह से जैसे अमीरों पे ज़्यादा कर वसूली राष्ट्रीय आय में पुनः वितरण करने में मददगार होता है। अगर मान लो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होती मान लो सपोज दैट, तो क्या ये संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था। तो पैसे पर जो है टैक्स लग रहे हैं, पैसे पर ही टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, टैक्स पहले भी लगाए जाते थे, वो मैटर नहीं है। देखो हमें ये जो प्रासंगिक कार्य है वो याद करने हैं, ताकि हमें एनसीईआरटीज में जो दिया है उस हिसाब से इन चीज़ों को हम कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे उनको हम आंसर कर पाएंगे। तो प्राथमिक कार्य दो हैं इसके, मूल्य का मापक हैं, और दूसरा जो इसका प्राथमिक कार्य है वो है वस्तु विनिमय का जो है ये माध्यम है, एक्सचेंज का क्या है, मीडियम है। इसके जो द्वितीय कार्य या सहायक कार्य जो सेकेंडरी जिनको हम कहते हैं फंक्शंस, वो क्या है? एक तो ये मूल्य का संचय कर सकता है, स्टोरेज, एस टी ट्रांसफर कर सकते हैं मूल्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, डी डिफर्ड पेमेंट्स स्थगित यानी कि किस्तों पर ईएमआई पर चीज़ों को हो सकते हैं, और पैसे की वजह से ये पा रहे हैं। ठीक। प्रासंगिक कार्य इसका कौन कौन से? प्रासंगिक कार्यों में एक तो ये बेसिस ऑफ क्रेडिट मार्केट है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का आधार है, वित्तीय बाजार का आधार है पैसा। प्रासंगिक कार्यों में ये प्रथम कार्य। दूसरा, उत्पादन के कारक जुटाने में मदद करता है पैसा। तीसरा, अमीरों पे ज़्यादा कर वसूली करके राष्ट्रीय आय में पुनः वितरण में मदद करता है। तो ये इसका एक है। ये सब पैसे के फंक्शंस हो गए। अब हम समझते हैं मनी इवोल्यूशन एंड टाइप्स। तो मनी धीरे धीरे कैसे इवोल्यूट हुई वो हमें समझेंगे। अब ये तो समझ लिया कि मनी के क्या काम है, कैसे ये सब मनी की ईजाद होने से मनी जो है उसका इवोल्यूशन होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें मिल पा रही हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं मिल पाती थी। लेकिन मनी का ईजाद हुआ कैसे और कितने टाइप्स की मनीज होती हैं वो समझेंगे में। देखिए, तो देखिए सबसे पहली जो मनी थी वो थी कमोडिटी मनी। जैसा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वो एक तरीके से कमोडिटी थी, और कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता था, उसको ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो कमोडिटी मनी जो होती हैं वो होती हैं वस्तु मुद्रा जिसको हम कहते हैं। तो वस्तु मुद्रा जो होता है उसका अंतर्भूत मूल्य, अंतर्भूत मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो अंतर्भूत मूल्य का मतलब उस वस्तु का खुद का मूल्य होता है। जैसे मैं सपोज दैट एक बताऊंगा आपको, 2000 का नोट है, वो तो अब जो है वापस लिया जा चुका है। सपोज दैट 500 का नोट है, तो 500 के नोट का वैल्यू 500 है, ठीक है, आरबीआई ने डिसाइड किया है, और वो चीज़ वैल्यूबल एक्सेप्टेबल है ऑल मतलब ऑल ओवर जो पूरा इंडिया है उसमें कहीं भी आप जाएंगे अक्रॉस द कंट्री पूरी में ये एक्सेप्टेबल है 500 रुपये। लेकिन अगर आपसे सच पूछा जाए उस कागज़ की वैल्यू क्या 500 रुपये है जिससे ये नोट बना है? बिल्कुल नहीं है। तो वो होता है अंतर्भूत मूल्य। अंतर्भूत मूल्य का मतलब है उस चीज़ का खुद का कितना वैल्यू है। सपोज दैट 2000 का नोट है, तो क्या वास्तव में वो 2000 का ही नोट उतने ही खर्चे से बना या नोट? नहीं, वो मुश्किल से मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये से बना होगा। कितना भी 10 रुपये से ज़्यादा की तो उसमें नहीं लगा, कागज़ लगा होगा, उसमें स्याही लगी होगी, उसमें जो तार लगा है और भी बहुत सारी चीज़ें लगी, तो वो वास्तव में 2000 का बनाया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका मूल्य 2000 नहीं है। ठीक है, इसलिए आरबीआई जो अगर नोट फट जाते हैं उनको एक्सचेंज करती है। क्यों करती है? उसको पता है इसकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल, हमने आरबीआई नहीं बनाई है लेकिन एक्सेप्टेबल बनाई है। 500 रुपये या 5000 रुपये, कितने भी रुपये का नोट वो बना सकती हैं। फिलहाल जो है 2 से लेकर के 2000 तक के नोट आरबीआई बनाती हैं। तो उसकी जो खुद की वैल्यू होती है ना उसकी चीज़ की, वो अंतर्भूत मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू किस, जो कमोडिटीज होती थी उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। यस, तो ये हम समझ रहे हैं। तो कमोडिटी मनी उसको कहते हैं वस्तु मुद्रा, और वस्तु मुद्रा की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है होती थी। उदाहरण के लिए जब सपोज दैट आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलें हैं, तो लोहे की कील का खुद का मूल्य है, क्योंकि लोहा जो है वो भी महंगा है। बियर पेल्स, बियर पेल्स का मतलब क्या है? जो भालू की जो खाल होती हैं उसका भी खुद का मूल्य है। कोको बीन्स, कोको बीन्स यानी कि ये जो मैं सारे नाम इसलिए ले रहा हूँ, आयरन नेल्स, बियर पेल्स, कोको बीन्स, क्योंकि ये एक तरीके से एक समय ये जो है मुद्रा रह चुकी है अलग अलग समय में। आयरन नेल्स है, बियर पेल्स है, कोको जो बीन्स हैं, ये अलग अलग समय में मुद्रा के रूप में स्वीकृत की जा चुकी हैं। वेल टीथ हैं, गोल्ड नगेट्स हैं,
बहुत अलग अलग समय में, आज अलग अलग जगह पर जो लोग रहते थे वो इस तरह से पहले जो एक्सचेंज करते थे वो कमोडिटी मनी में करते थे। तो बार्टर सिस्टम जो चलता था वो इन सब पे चलता था। जैसे आयरन नेल्स के बदले कोई चीज़ ले लेते थे, किसी को आयरन नेल्स चाहिए थी तो वो आयरन नेल्स के बदले, या सपोज दैट धीरे 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 जो पैसे का विकास हुआ वो आयरन नेल्स, पहले वस्तु के बदले वस्तु, फिर वस्तु के बदले वस्तु के बाद जो है कमोडिटी मनी आई। जैसे मान लो सब ने ये डिसाइड कर लिया कि जो आयरन नेल्स है उसके बदले चीज़ कोई भी खरीद सकते हैं, उसका फिर अलग अलग मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। तो आयरन नेल्स है, बियर पेल्ट्स है, कोको बीन्स है। कोको बीन्स यानी जो कॉफ़ी बीन से बनती है वो, और चॉकलेट वगैरह भी बनती हैं। वेल टीथ हैं, मछली जो वेल हैं उसके दांत हैं, और उसके अलावा गोल्ड नगेट्स हैं जो सोने के कण हैं, ये सब हैं। लेकिन ऐसे में ये सारी जो अंतर्भूत मूल्य तो इनका है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे आयरन नेल्स हैं, तो आयरन नेल्स हैं वो हो सकता है एक आकार की हो, अभी तो ये अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उस समय जब ये चीज़ें आयरन नेल्स वगैरह पे जो मनी चल रही थी, या सपोज दैट कोई भी उदाहरण लीजिए कोको बीन्स है, तो कोको बीन्स सारे आकार में एक समान नहीं है। एक समान नहीं है तो सामने वाला ये डिमांड रख सकता है कि भाई आप तो मुझे कोको बीन्स दे रहे हो लेकिन ये छोटा कोको बीन दे दिया आपने, या ये इसी तरह के बड़े बड़े कोको बीन्स लाओ, तो वो कहाँ से लाएगा। उसके पास मान लो चीज़ें पैदा तो कर तो नहीं सकता, वो तो पौधे से मिलेगी उसको। तो ये तो एक समान आकार नहीं है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे मान लो कोको बीन जो है वो, कोई कोको बीन थोड़ा बहुत ख़राब भी हो सकता है, सड़ा हुआ भी हो सकता है, तो शुद्ध नहीं होती। प्योरिटी जो है नॉट प्योर हो सकता है, नॉट यूनिफॉर्मिटी नहीं हो, मान लो उसमें यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन मे नॉट एक्सेप्ट, सपोज दैट यहाँ जो है कोको बीन, हमारे भारत में सपोज दैट कोको बीन चल रहा है, लेकिन अमेरिका वाले मान लो कोको बीन को ले ही नहीं, हम क्या करें कोको बीन का। सपोज दैट उनके पास कोको बीन बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो वो कोको बीन लेंगे ही नहीं, हमको तो कोई और चीज़ चाहिए। तो ये जो है इन चीज़ों की कमोडिटी मनी में कुछ समस्याएं थी, वो समस्याएं आपको सीधी याद कर लेनी है। एक तो ये नाशवान होती हैं, जैसे ये कोको बीन्स नाशवान हैं, ठीक है। फ्रूट्स भी जैसे हो सकते हैं, फ्रूट्स के बदले कोई चीज़ें, तो वो एक तो पेरिशेबल है, नाशवान, ठीक। एक समान नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म है ये। इसके अलावा नॉट प्योर भी हैं, और हो सकता है वो हर जगह स्वीकार्य भी ना हो तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उदाहरण आप याद कर सकते हैं, आयरन नेल्स हैं, बियर पेल्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम दूसरी मनी की ओर बढ़ जाते हैं। तो जब ये कमोडिटी मनी थी उसकी प्रॉब्लम्स सामने आई, तो फिर लोगों ने जो है दूसरी विकसित की, और वो है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी यानी धातु मुद्रा। तो क्या धातु मुद्रा की भी इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है, अंतर्भूत मूल्य इसका भी होता है। क्यों? देखो आपको पता है सोने के सिक्के भी बने हैं इतिहास में, चांदी के भी बने हैं। तो चांदी और सोना इनका खुद की भी तो मूल्य होता है ना। जैसे सिक्का होता है, उस सिक्के के मान लो चांदी है, तो वो कोई अगर व्यक्ति चाहता है, उसने सिक्का मान लो ले लिया अपने पास, अब वो कुछ समय बाद उस सोने या चांदी का वो इस्तेमाल करके कुछ आभूषण भी बना सकता है। तो ये सोने और चांदी की जो सिक्के होते थे उनका अंतर्भूत मूल्य भी खुद का होता था। तो मेटेलिक मनी का भी अंतर्भूत मूल्य है यहाँ पर, ठीक। ट्रेडर्स किंग स्टैम्प्ड दियर मार्केट मार्क्स ऑन गोल्ड नगेट फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट। सोने पर अपना चिन्ह या छाप लगा दिया ताकि लोगों को उसकी शुद्धता पे यकीन हो। तो जैसे ये कमोडिटी मनी में जो गोल्ड नगेट्स थे, अब उन गोल्ड नगेट्स से ही धातु मुद्रा बनी। अब वो गोल्ड नगेट्स थे, उनको सबको इकट्ठा किया और एक समान आकार के बनाने शुरू किए, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्मिटी थी नहीं। तो ये प्रॉब्लम जब उनके सामने आई तो इसका ईजाद किया। धीरे धीरे जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आती गई उनका धीरे धीरे निराकरण होता गया। जैसे एक तो वो प्योर नहीं थे, तो पहले उनको धातु कर्म की प्रक्रिया से निकाला और फिर प्योर किया, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक समान नहीं थे तो उनको एक समान आकार के बनाना शुरू किया, ठीक। इसके अलावा अस्वीकार्य कर सकते थे, तो अस्वीकार्यता को दूर करने के लिए उस पर छाप लगाई। मान लो कोई राजा है, उसकी छाप देखते थे तो लोगों को यकीन होता कि वास्तव में उस राजा का बनाया सिक्का है ये। तो ये छाप लगाने का सिस्टम है। ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अस्वीकार्यता को दूर करने के लिए छाप लगाई गई। शुद्धता को जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए उसको शुद्ध बनाना शुरू किया गया, एक समानता के लिए, एक समान आकार के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और नाशवान थी, इसलिए दूर करने के लिए जो गोल्ड नगेट्स हैं उनको ज़्यादा स्वीकार्यता मिली। आज जो है कई दुनिया भर में कोको बीन्स हैं, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। वेल टीथ्स भी नहीं चलते हैं, सपोज दैट कहीं चलते होंगे, लेकिन वेल टीथ जो है एज ए
जो मनी है वो नहीं चलते हैं, मुद्रा के रूप में नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि एक तो ये उनमें प्रॉब्लम ही है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई दांत बड़ा हो सकता है, कोई दांत छोटा हो सकता है। तो ऐसे करके फिर मुद्रा जो विकसित होती गई, धातु मुद्रा बनी। सोने पे अपना चिन्ह या छाप लगा दें ताकि उसको लोगों लोगों को जो है उस पर यकीन हो। तो जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आ गई, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, जो किंग राजा था, वो स्टाम्प उस पर लगाया और स्टाम्प्ड दियर मार्क्स, उस पर उसकी खुद की चिन्ह लगाए ऑन गोल्ड नगेट्स एंड फिर उसको यूनिफॉर्म बनाया। नगेट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट, तो ट्रस्ट और यूनिफॉर्मिटी के लिए उन्होंने जो है उस पर छाप लगाई। तो जो दो प्रॉब्लम उनके सामने जो आई कमोडिटी मनी में, उसको दूर कर दिया उन्होंने धातु मुद्रा में। ठीक है। इंडो ग्रीक किंग्स एंड कुशाणाज किंग इश्यूड गोल्ड कॉइन्स बट गुप्ता कॉइन्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर किंग इज प्लेइंग वीणा एंड शूटिंग एनिमल्स स्टैंडिंग विद वाइफ। तो यहाँ पर दिया है कि इंडो ग्रीक राजा जो थे और कुषाण जो राजा थे, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक। लेकिन सबसे अच्छे स्पेक्टेकुलर जो गोल्ड कॉइन्स थे वो थे गुप्ता के। तो गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो सबसे अच्छे थे, क्योंकि गुप्त को जो राजा थे उनके सोने के सिक्कों में जो ऊपर जो आकृतियाँ बनी हैं वो बहुत शानदार थी। जैसे राजा वीणा बजा रहा, तो वीणा बजाते हुए राजा का जो चित्रण है वो सिक्के पर किया गया है। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये बताया जा रहा है यूँ ही। अब देखिए शूटिंग एनिमल्स, राजा जो है शिकार कर रहा है, शिकार आखेट करते हुए एनिमल को जो है शूट करते हुए या उस पर बाण चलाते हुए या जो भी उस पर दिखाया गया है। स्टैंडिंग हिज विद वाइफ, उसकी अपनी पत्नी के साथ वो खड़ा है। इस तरह की जो आकृतियाँ जो हैं गुप्त वंश के सिक्कों पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत किंग्स जो हैं जिन्होंने सिल्वर का टंका जारी किया, टंका या टांका, तो टंका जो है सिल्वर का वो दिल्ली सल्तनत में मतलब जारी किया गया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने रुपया नाम का सिल्वर कॉइन जारी किया और बाद में ये रुपया जो उस समय नाम चल पड़ा और वही जो है बाद में और जो आसपास की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर उसको रुपया के रूप में, मुद्रा के रूप में अपनाया गया। तो ये रुपया नाम कहाँ से है? तो शेरशाह सूरी की जो है एक कॉइन थी सिल्वर कॉइन, उसका नाम रुपया था। ठीक। इसके अलावा अकबर जो है उसने मुहर नाम का जो है एक सिक्का जारी किया था। तो अकबर का मुहर, शेरशाह सूरी का रुपया। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने सिल्वर के टंका जारी किए थे। ठीक। फर्दर सेल्फ स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइन फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री लेक्चर एंड नोट्स। इस पे ये पूछ रहे हैं, जैसे एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने फणम पे, फणम क्या है, तो वो ये सिक्के पे सवाल पूछा था, इसलिए ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आप इसके बारे में और फर्दर जानिए और इसके बारे में हिस्ट्री में पता करिए। अब देखिए मेटालिक मनी जो है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक तो फुल बॉडीड, एक टोकन कॉइन्स। सपोज दैट फुल बॉडीड कॉइन है वो पहले आया और बाद में टोकन कॉइन्स बनने शुरू हुए। ऐसा क्यों हुआ? जैसे गुप्ता कॉइन ये दिया हुआ है, इस पर आप देख पा रहे हैं ये पति पत्नी के रूप में साथ में खड़ा है राजा अपनी पत्नी के साथ। तो ये फुल बॉडीड कॉइन फिर टोकन कॉइन्स क्यों बनने लगे, क्या प्रॉब्लम आई थी? देखिए ये अभी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, हम पढ़ लेते हैं। देखिए गोल्ड कॉइन, ये गुप्ता कॉइन है, 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन है ये। ठीक है। और 50 पैसा जो मॉडर्न कॉइन आज के समय में आप देख पा रहे हैं वो 4 ग्राम का है, स्टील का है ये। तो देखिए गुप्ता कॉइन जो है फुल बॉडीड कॉइन, उसका अंतर्भूत मूल्य होता है, देखिए इंस्ट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मोर देन फेस वैल्यू। जैसे मान लो उसका जो उस पर लिखा हुआ रुपये है, मान लो ये एक जो कॉइन कुछ भी मुद्रा रही होगी उसमें, जैसे आज के समय 50 पैसा है, तो ये सवाल पूछने योग्य है क्या 50 पैसे का ये जो सिक्का है क्या वास्तव में 50 पैसे का है? वास्तव में 50 पैसे का मतलब ये है कि उसमें जो धातु लगी हैं, जो जो प्रोसेस लगी है, क्या वो 50 पैसे इस पे खर्च किए गए हैं? हो सकता है 50 पैसे इस पे खर्च किए गए होंगे, लेकिन सपोज दैट 100 रुपये का सिक्का जारी करते हैं, तो क्या 100 रुपये का खर्च उस पर आया है धातु जिसमें लगी हैं? इसके अलावा जो उसको ढालने का जो खर्चा हुआ है वो है सब, ये सब जो 100 रुपये का सिक्का जारी कर दिया जाता है, तो क्या 100 रुपये का वास्तव में उस पर खर्चा आया है? तो ये
प्रॉब्लम है फुल बॉडीड कॉइन और प्रतीकात्मक सिक्के में देखिएगा तो अंतर्भूत मूल्य जो हैं फुल बॉडीड कॉइन में जो है या तो अंतर्भूत मूल्य जो उसका होता है इंस्ट्रिंसिक जो वैल्यू होती है या तो जो जितना सिक्के पे लिखा है उसके बराबर होगी। जैसे मान लो आज के समय में देखें तो सोना जो है 80 कितने हज़ार का है ये 80 हज़ार मान के चलिए 70-80 हज़ार के आसपास का सिक्का आज के समय में सोना है। तो एक छोटा सा बना दे सिक्का कि भाई 75,000 रुपये आज इस एक छोटे से सिक्के का जो है वैल्यू है तो जो उसकी फेस वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। आज के समय में सोने के सिक्के जारी करें तो उसकी फेस वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी बिल्कुल। और आज के समय में सोने के सिक्के इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि सोने के सिक्के बनने लगे तो फिर चोरियां ये सब जो है बहुत बढ़ जाएंगी। समझ रहे हैं आप। तो गोल्ड कॉइन जो है इसलिए फुल बॉडीड कॉइन से प्रतीकात्मक सिक्कों की तरफ गया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स थी। अंतर्भूत मूल्य या तो उससे ज़्यादा था, जैसे सपोज दैट ज़्यादा होता तो ज़्यादा होने में प्रॉब्लम क्या थी, ज़्यादा होने में प्रॉब्लम ये थी कि चोरी चकारी भ्रष्टाचार ये सब बढ़ने लगा। जैसे किसी के पास मान लो सोने का सिक्का आया और उसको पता लगे कि यार मेरे को धातु की मान लो जो मुझे कोई भी आभूषण बनाना है कोई भी, तो आभूषण बनाऊंगा तो मैं जब अगर किसी की दुकानदार या सोनार के पास जाके बनाऊंगा तो ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा बजाय इसके कि मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उसी को मैं पिघला करके उसी को मेल्ट करके उनसे जो है बनाऊं तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए जब जो लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम सामने क्रिएट की, लोगों ने सोने के सिक्कों को जो है गलाना शुरू कर दिया, बाजार में सिक्कों की कमी होने लगी, तो फिर राजा को पता लगा कि वास्तव में सोने का सिक्का जो हम बना रहे हैं अगर उसकी फेस वैल्यू कम रह गई और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इंट्रिंसिक वैल्यू अगर अंतर्भूत मूल्य उसका फेस वैल्यू जिस पे जितनी अंकित हमने की है ऊपर उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई फेस वैल्यू से, उसका अंतर्भूत मूल्य जो उसके अंदर जो धातु लगी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई उस पर जो अंकित किया उससे, तो फिर लोग उसको रखने लग लेंगे, बाजार में वापस देंगे ही नहीं। लेकिन आजकल जैसे 50 पैसे का सिक्का ये हम नहीं रखेंगे, हमको पता है इसको हम रखने भी क्या करेंगे, 50 पैसे से ज़्यादा ये काम आएगा नहीं, उल्टा कम ही होगा। 50 पैसे से कम है इस धातु को आप अगर मान लो पिघलाओगे तो स्टील वगैरह जो है ये बिकेगा ही नहीं 50 पैसे का आपको। तो ये सब देखते हुए ही गोल्ड कॉइन से हम प्रतीकात्मक सिक्कों की तरफ, गोल्ड कॉइन मतलब ये मेटेलिक, दोनों ही मेटेलिक है, दोनों ही मेटल से बने, ये भी गोल्ड से बना है, ये स्टील से और इसमें कुछ और डला होगा। तो ये सब चीज़ें सस्ती धातुएं इसलिए डालनी शुरू की क्योंकि मेटेलिक मनी में प्रॉब्लम थी। मेटेलिक मनी दो प्रकार की जैसे आप देख पा रहे हैं, फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन। फुल बॉडीड यानी पूर्ण काय, या इसको आप जो भी हिंदी नाम दे फुल बॉडीड कह सकते हैं। तो पूर्ण काय सिक्का और प्रतीकात्मक सिक्का, पूर्ण काय सिक्का जो है उसकी जो अंतर्भूत मूल्य है वो अंकित मूल्य से ज़्यादा होता है या बराबर हो सकता है। ये पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन बोल रहा हूँ मैं, अंतर्भूत मूल्य अंकित मूल्य से ज़्यादा होता है, ये पूछे जाता है इसलिए लिखा गया है। दूसरा इसमें चैलेंज ये है कि सिक्के में धातु की मात्रा को कम किया जाए तब लोगों को उस राजा के शासन से विश्वास कम होने लगता है। ऐसा आप इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे मान लो जिसने सोने के सिक्के जारी किए पहले वो अच्छे क्वालिटी वाले सोने के सिक्के जारी किए तो राजा पर जो है लोगों का, जनता का विश्वास है कि भाई राजा वास्तव में जो है जनता की भलाई चाहता है, या जो सिक्के जारी कर रहे हैं राजा ताकतवर हैं, उसके पास सोना आ रहा है अच्छे से, ये सब जो है राजा पर विश्वास बना रहता है। तो डीबेसमेंट जब करेंगे, डीबेसमेंट का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन। जैसे 8 ग्राम का है, गुप्ता गोल्ड कॉइन जो है 8 ग्राम का था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 8 ग्राम था नहीं, बाद में धीरे धीरे जो लोगों ने है और धातुओं के बनाने लग गए थे, या फिर सोने का बनाया तो उन्होंने 8 ग्राम का नहीं बनाया, मान लो 6 ग्राम का बनाया। तो जो सिक्के आने लगे थे वो कम धातु के या कम उसमें धातु भरी थी, या यूं कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के सिक्के नहीं थे। तो अच्छी क्वालिटी का सिक्का जो है वो धीरे धीरे कम क्वालिटी के बनने लगे, हो सकता है लोगों के पास सोने की कमी होने लगी हो राजाओं के पास, इसलिए। तो डीबेसमेंट किसे कहते हैं, डीबेसमेंट का मतलब क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, डिबेसमेंट का हम अर्थ कह सकते हैं, या तो इसको डिबेसमेंट को मान मर्दन कह सकते हैं। मान मर्दन यानी मान कम करना, उसकी वैल्यू कम करना, या मिलावट कह सकते हैं। डिबेसमेंट का मतलब मान मर्दन होता है, यानी कम शुद्ध सिक्के या सोने की कमी के कारण जो है ये धातु की मात्रा कम करना, उसको डिबेसमेंट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखा है, जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, औरंगजेब रोमन किंग्स
औरंगज़ेब ने जो है कम क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के सिक्के बनाने शुरू किए, तो फिर लोगों का जो है औरंगज़ेब में विश्वास ख़त्म होने लगा। और आप देखते हैं फिर औरंगज़ेब के बाद में जो है ये मुग़ल सत्ता जो है ज़्यादा चल भी नहीं पाती है। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में जो है ये कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि इनके पास जो है पीछे एक तो सपोर्ट भी कम हो गया था इस वजह से, और एक बाकी जो है लोगों का विश्वास भी उन्होंने खो दिया था। ये तो होते हैं फुल बॉडीड कॉइन। फुल बॉडीड का कॉइन का मतलब क्या है, उसका अंतर्भूत मूल्य जो है या तो बराबर होगा जितना उस पर छपा है उससे ज़्यादा ही होगा कुल मिला के बात है, क्योंकि फुल बॉडीड कॉइन जो होते हैं अच्छी क्वालिटी वाले कॉइन होते हैं। दूसरी बात, जैसे फुल बॉडीड कॉइन जो होते हैं या जिनको हम कह सकते हैं अच्छी धातु जिसमें भरी जाती हो, या दूसरे जो प्रतीकात्मक सिक्के होते हैं जिनको टोकन कॉइन कहते हैं। टोकन का मतलब क्या है, एक तरीके से उस पर जो छपा है वो ही काम का है, बाकी उसकी जो वैल्यू उसमें जो धातु लगी उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितना उस पर छपा होगा। और जनरली ऐसा ही है, जितना उस पर छपा है उससे वैल्यू उसकी कम ही होगी। 2000 का नोट है तो क्या वास्तव में 2000 का? बिल्कुल नहीं है। 5 रुपये का सिक्का है तो क्या वास्तव में 5 रुपये की लगी उसमें धातु? नहीं है। अब तो जो है 5 रुपये के सिक्के भी पतले पतले बनाने लग गए हैं, पहले जो है मोटा सिक्का आता था। इसका भी कारण है, वो अभी समझेंगे आगे ऐसा क्यों किया सरकार ने। तो इसकी जो है स्मगलिंग होने लगी थी बांग्लादेश में, और इस वजह से ऐसा करना पड़ा सरकार को। जैसे 50 रुपये का सिक्का है प्रतीकात्मक, तो इसमें एक तो क्या होगी, जो मेटल भरी होगी वो लेस होगी, कम होगी। धातु एकदम सस्ती वाली इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम वजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रतीकात्मक सिक्का होता है। उदाहरण देख लें तो उदाहरण 1330 में तुगलक टोकन जो है, टोकन कॉइन एक्सपेरिमेंटेशन, तो तुगलक जो है उसने ये टोकन कॉइन निकाले थे। धातु सस्ती और कम वजनी या अंतर्भूत मूल्य जो है उसका कम होता है। तुगलक के सिक्के कम विश्वसनीय हुए फिर ऐसे, ठीक है। और इसको समझने के लिए आप हिस्ट्री से पता कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन अगर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो वर्तमान भारतीय सिक्के प्रतीकात्मक सिक्के ही हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन कॉइन्स आर टोकन कॉइन्स, ठीक है। क्यूप्रो निकेल मेटल यूज्ड इन डिस्कोर्स मेल्टिंग। क्यूप्रो निकेल का मतलब यह है कॉपर, और उसमें निकेल जो है इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसमें देखिएगा, डिबेसमेंट करना जो है वास्तव में आज के समय में अपराध है। कॉइनेज एक्ट जो है वो कहता है कि सिक्का पिघलाना एक अपराध है आज के समय में। क्यों है अपराध? क्योंकि सरकार ने इस पे जो है कानून बना रखा है, और कानून क्या है, इस एक्ट का नाम है कॉइनेज एक्ट 2011 प्रोहिबिट्स मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। और ये प्रॉब्लम जो है 2011 में सामने कब आई, जब जो है वो देखा कि जो बांग्लादेशी स्मगलर हैं वो 5 रुपये का जो सिक्का है वो बाज़ार से धीरे धीरे कम करने लग गए थे, और ऐसे जो है हज़ारों सिक्के जो है उन्होंने पिघला गए। उससे क्या किया, अब जैसे मान लो 5 रुपये का सिक्का है और वो उसको पिघला करके उसकी ब्लेड बना रहे हैं। अब वो एक ब्लेड जो है वो 2 रुपये में बेच रहे हैं बाज़ार में, 5 रुपये के सिक्के से वो 10 रुपये कमा रहे हैं। तो उनका मुनाफा देखते हुए उन्होंने सिक्के जो है मोटे मोटे सिक्के जो थे उन धातु के सिक्कों को बाज़ार से निकाल दिया, बाज़ार से कम करके वो जो है पाकिस्तान, क्षमा कीजिएगा, बांग्लादेश बॉर्डर से जो है स्मगलिंग करते हुए क्रॉस किया, और वहाँ पर जो है ये सब कार्य करने लगे। तो इस वजह से ये जो है 5 रुपये का सिक्का जो है उसको फिर बदलना पड़ा, और दूसरा सिक्का जो है अब कम सस्ती धातु की जो है इस्तेमाल की जाती है। और अब जो उससे बनेंगे उस सिक्के से जो है ब्लेड्स भी अच्छी नहीं बनेंगी, क्योंकि उसमें जो है अच्छी क्वालिटी की धातु नहीं डाली, या उतनी नहीं बनेगी जितना वो सिक्का उस पर मूल्य बना हुआ है। जैसे मान लो उसको सिक्का कमाना है, मान लो 5 रुपये का सिक्का ले जाना है, तो वो चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में वो कोई भी कमाई करेगा या कोई भी कुछ भी करेगा तो वो छोटे पैसे चाहेगा। वो छोटे पैसे जो ले जाएगा वो बाज़ार से, वो छोटे पैसे उसको मिलेंगे, और उस पर जो उतनी मेहनत करी उसने उतना उसको वापस प्रॉफिट नहीं होने वाला, फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए वो ऐसे में जो सिक्का है वो पिघलाना बंद कर देगा। तो प्रतीकात्मक सिक्के इसलिए बनाए थे ताकि एक तो उसका जो पिघलाने की प्रोसेस है वो मेल्टिंग ना करें लोग, और ये अपने पास जो है उसको स्टोर करके ना रखें। तो ये कॉइनेज एक्ट 2011 का है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अंतर्भूत मूल्य, अब हम बढ़ते हैं इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉइन क्या है, देखिएगा। धातु के सिक्के, प्रीशियस मेटल कॉइन्स, मेटल हैज़ इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। देखिए धातु की जो है वो अंतर्भूत मूल्य होता है, धातु में थोड़ा बहुत भी हो लेकिन होता तो है ही। करेंसी नोट में बिल्कुल कम होता है,
करेंसी नोट का जो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू है वो बिल्कुल कम होता है, अंतर्भूत मूल्य बिल्कुल कम होता है। सो मेटल हैज़ इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि मेटेलिक मनी यूज इट एज मनी, और यू कैन मेल्ट द मेटल एंड यूज द मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड वेपन्स बिकॉज मेटल इटसेल्फ हैज़ इट्स वैल्यू। तो धातु जो मुद्रा होती है वो धातु पिघलाकर कुछ और चीज़ें में बनाई जा सकती हैं, क्योंकि धातु का अपना अंतर्भूत मूल्य है या उसकी उपयोगिता है। अगर कागजी नोट की बात करें, पेपर करेंसी, कागजी नोट या नोट जो होती हैं, यू कांट द यूज द करेंसी नोट्स पेपर एज द नोटबुक और डायरी, क्योंकि उस पर पहले से छपा है। पहली बात, उस पर कुछ लिख नहीं पाएंगे आप, और दूसरी बात, लिखने में जो इस्तेमाल करेंगे वो उतना कॉस्ट प्रॉफिट नहीं है आपका। सिक्का आप मान लो कागज़ के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो महंगा पड़ जाएगा आपको। 10 रुपये का सिक्का जैसे है सपोज दैट, तो 10 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का जो नोट है, क्षमा कीजिएगा, 10 रुपये के नोट पे आप कुछ लिखने जाएंगे तो एक तो वो महंगा पड़ेगा आपको, 10 रुपये के नोट खराब कर रहे हैं कागज़ की जगह, क्योंकि 10 रुपये की कॉपी मिल जाएगी आपको, रफ कॉपी मिल सकती है छोटी सी, उसमें उल्टा ज़्यादा पेज मिल जाएंगे। तो कुल मिला के इसका अंतर्भूत मूल्य नहीं है, उसको आप एज ए नोटबुक और डायरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका कागज़ का उपयोगिता कुछ नहीं है, उस पर छपाई कर दी गई है पहले से। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्कों का अंतर्भूत मूल्य होता है, कागजी नोटों का अंतर्भूत मूल्य नहीं होता है। पेपर मनी कागजी मुद्रा इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नो नहीं है। अब हम समझेंगे पेपर मनी या कागजी मुद्रा में अलग अलग प्रकार उसके। जो पेपर मनी होती है, कागजी मुद्रा होती है, उसमें फियाट मनी किसे कहते हैं, इसको हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। वो फियाट मनी क्या है, ध्यान दीजिएगा। फियाट मनी का मतलब क्या है, वो दो शर्तों का पालन करना चाहिए। फियाट मनी यानी वो दो शर्तों का पालन, ऐसी मुद्रा जो दो शर्तों का पालन करे। पहले तो यहाँ भौतिक या डिजिटल सिक्का या नोट होना चाहिए जो मूल्य को माप सके। ठीक, पहला तो क्या होना चाहिए, दो शर्तों का पालन करना चाहिए। इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट, और वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर वैल्यू एंड साइमल्टेनियसली। और साथ ही साथ दूसरा क्या, साइमल्टेनियसली दूसरी ये है कि ये राजा या रानी या सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी इश्यूड बाई ऑर्डर ऑफ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, इन सब के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, उसको कागजी मुद्रा कहते हैं। तो दो शर्तों का पालन करेगा तभी उस कागजी मुद्रा को हम फियाट मनी या वैधानिक मुद्रा कहते हैं। ये फियाट मनी शब्द जो है आगे आपके काम आएगा, अभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। इट मस्ट बी फुलफिल टू कंडीशंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब कि दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। एक फुलफिल करेगा और दूसरी फुलफिल नहीं करेगा, एक शर्त काम करेगी दूसरी नहीं करेगी, तो वो फिर वैधानिक फियाट मनी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप, वैधानिक मुद्रा होने के लिए दोनों शर्तों का पालन साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ साथ होना ही चाहिए। पहला तो क्या है, फियाट मनी, उसको ही हम कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बोले मुद्रा हो सकती हैं, कागज़ की मुद्रा हो सकती हैं, सिक्का हो सकता है। तो फियाट मनी क्या होनी चाहिए, वो फिजिकल करेंसी हो सकती हैं, फिजिकल करेंसी के अलावा डिजिटल वर्चुअल करेंसी भी हो सकती हैं, लेकिन उस करेंसी से हमें वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं, वैल्यू का मूल्य का मापन कर सकता है। जैसा कि मूल्य मापन करने का कार्य होता है, पैसे के जो प्राथमिक कार्यों में पहला कार्य है वो हमने यही पढ़ा था कि पैसा क्या करता है, पैसा मूल्य का मापन करता है, उसका प्राथमिक कार्य यही है पहला। और दूसरा जो प्राथमिक कार्य है वो है विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज मीडियम का, एक्सचेंज का ये मीडियम है। तो ये पहली शर्त ये है कि इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर वैल्यू एंड साइमल्टेनियसली। साथ ही साथ इट मस्ट बी इश्यूड बाय ऑर्डर ऑफ किंग, क्वीन और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यानी कि उसको मान्यता मिली हुई होनी चाहिए। राजा, रानी या सरकार जो भी उस समय है, उन सब की मान्यता मिली हुई होनी चाहिए। पहला तो वो मूल्य का मापन करना चाहिए, दूसरी मान्यता होनी चाहिए। जब दोनों ही वो हो एक साथ साथ तो इसको हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। वैधानिक का मतलब ही क्या है, विधि द्वारा स्थापित मुद्रा। तो फियाट मनी उसी को कहते हैं, वैधानिक मुद्रा उसी को कहते हैं जिसको क्या है, एक तो सरकार की परमिशन से वो बना है, और दूसरा वो किसी रूप में हो सकता है लेकिन वैल्यू को जो है मेजर करता है, विच कैन मेजर वैल्यू। जब ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उसे हम कहते हैं फियाट मनी। तो आप समझ पा रहे हैं फियाट मनी क्या है। गवर्नमेंट इश्यूज ऑल कॉइन्स अप टू 1000 यूजिंग पावर्स
ऑफ पावर्स ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011। तो कॉइनेज एक्ट जो 2011 में है उसके अनुसार जो है कॉइनेज एक्ट में एक चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें बताएगी, हमने जाने पीछे कि कॉइनेज एक्ट के द्वारा ही आप कोई अपराध है सिक्का पिघला नहीं सकते। तो कॉइनेज एक्ट जो आया वो सिक्कों के बारे में जो एक्ट आया था, अब उसी सिक्कों के एक्ट में एक जानकारी लिखी हुई है। और क्या जानकारी लिखी हुई ध्यान दीजिएगा। कॉइनेज एक्ट 2011 है, उसकी पावर्स, उसकी शक्तियाँ क्या दी हुई है सरकार को कि सरकार जो है 1,000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती हैं। अब ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिक्के जारी जो की जितने भी सिक्के बाजार में उपलब्ध हैं या जो भी हैं वो सिक्के जारी कौन करती हैं? केंद्रीय सरकार जो भी है। जैसे मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो केंद्र सरकार ही सिक्के जारी करेगी। ये कॉइनेज एक्ट में साफ साफ लिखा है। कॉइनेज एक्ट 2011 जो है वो स्पष्टता बताता है कि सिक्के जारी कौन करेगी? सरकार। लेकिन जो कागजी नोट हैं वो आरबीआई जारी करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। तो ये अंतर है, ध्यान दीजिएगा। आरबीआई क्या जारी करेगा? नोट जो है आरबीआई जारी करता है। फिलहाल जैसे आरबीआई मैंने बताया कि 2 से लेकर के 2000 तक के नोट जारी जो हैं वो आरबीआई करता है। लेकिन सिक्के जारी करने का काम वो 1000 तक का सिक्का हो सकता है, वो कौन करता है? 1000 तक का सिक्का जारी कर सकता है, उसके पास पावर्स है सरकार के पास। और प्रेजेंटली जो आप जैसे जानते हैं कि 50 पैसे से लेकर के 20 रुपये तक के सिक्के जो हैं सरकार ने जारी किए हुए हैं। प्रेजेंटली का मतलब आज की बात हो रही है ये। तो ये सवाल जो है एक बार पूछा था यूपीएससी ने या किसी और एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे कम जो सिक्का बाजार में इस समय उपलब्ध है वो है 50 पैसे का। तो 50 पैसे से लेकर के 20 रुपये तक के सिक्के जो है प्रेजेंटली सरकार जारी करती हैं। 20 रुपये का कॉइन जो है 12 साइडेड पॉलीगॉन शेप जो है ये, जिसको हम डोडेकागन कहते हैं। तो डोडेकागोन जो है वो 12 भुजाओं वाला सिक्का होता है, पॉलीगॉन सिक्का है। ये पूछा जा सकता है इसलिए बताया जा रहा है। 20 रुपये वाला सिक्का जो है वो 20 रुपये वाला सिक्का 12 साइड या पॉलीगॉन शेप उसकी है। अब देखिए, एक कॉइनेज एक्ट जो 2011 है उसी में एक चीज़ लिखी हुई है कि जो 1 रुपये का नोट होगा, नोट का मतलब जो कागज़ के रूप में जो छप कर आएगा उस पर जो साइन करेगा वो करेगा वित्त सचिव। जैसा कि आप जानते हैं बाकी सिक्कों पर, बाकी जो कागजी नोट होते हैं, जैसा कि बताया कागजी नोट आरबीआई जारी करती हैं, तो उन पर जो सिग्नेचर होके आता है वो आरबीआई का जो गवर्नर होता है जो उसका होता है। तो आरबीआई का गवर्नर जो जैसे अभी शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है, तो उनके सिग्नेचर आपको मिलेंगे अगर नया नोट छप के आएगा तो उस पर, ठीक है। लेकिन 1 रुपये का जो 1 रुपये का जो भी कागज़ का जो भी 1 रुपये का नोट होगा उस नोट पर सिग्नेचर किसके होंगे? वित्त सचिव होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, ये आईएएस अधिकारी होता है, उच्च आईएएस अधिकारी। और ये जो है काफ़ी समय सर्विस में रहने के बाद में जो है फाइनेंस अगर सेक्रेटरी बनता है, सचिव बनता है, सेक्रेटरी इस लेवल पर पहुंचता है, तो फिर वो उसे 1 रुपये के जो है कागज़ के नोट उस पर सिग्नेचर करने का उसको जो है ये इतनी पावर मिलती है। ये साफ साफ कॉइनेज एक्ट में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर किसका होता है? तो वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, वित्त सचिव का। आपको वित्त सचिव का नाम याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा वित्त सचिव करता है। 1 रुपये का नोट डजेंट कंटेन, उस पर नहीं लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे बैरियर, मतलब मैं धारक को 1 रुपये का नोट जारी मतलब देने का वचन देता हूँ। बाकी के जो नोट होते हैं जैसे 2000 है उस पर आरबीआई के द्वारा जारी जो भी है, जैसे ये सरकार जारी करती है 1 रुपये का, ये जो कागज़ का नोट है ये भी 1 रुपये का नोट हो चाहे कोई भी हो, मतलब 1 रुपये के जो सिक्के नोट है वो, और बाकी सिक्के जो है जितने भी, वो सिक्के और नोट जो है ये सरकार जारी करती है। उस पर जो साइन करेगा वो वित्त सचिव करेगा, सरकार का ही एक तरीके से सरकारी कर्मचारी होता है ये। और जैसा कि आर्टिकल 12 बताता है कि जो भी आईएएस अधिकारी है ये भी सरकार का ही हिस्सा है, ये भी सरकार है। तो सरकार ही साइन कर रही है उस पर, सरकारी बना रही है 1 रुपये के 1 रुपये का कागज़ का नोट है और बाकी जितने भी सिक्के हैं भाई, सिक्के हैं वो, ठीक है। और 1000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है सरकार, ये सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे मतलब स्टेटमेंट में आ सकता है, डायरेक्ट पूछने वाला रिवाज नहीं है मान लो, लेकिन ऐसा दिया जा सकता है कि वर्तमान में सरकार 1000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकती है, मान लो ऐसे दिया है स्टेटमेंट में, तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। 12 भुजाओं वाला चतुष्कोण, 1 रुपये का नोट साइंड बाई फाइनेंस सेक्रेटरी
और इस पे ये नहीं लिखा होता 1 रुपये का नोट डजेंट कंटेन आई प्रोमिस टू पे बैरियर, ये ऐसा इस पे नहीं लिखा होता है। आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अदर देन 1 रुपये का नोट, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई जो जारी करती है वो उसका अपना एक अलग कानून है, 1934 का ये कानून है, ये भी सरकार ने ही कानून बनाया है। तो उसी कानून के तहत जो है आरबीआई करती हैं, और आरबीआई जो जारी करती हैं वो जितने भी कागजी नोट हैं, 1 रुपये के नोट और सिक्कों के अलावा वो 2000 का नोट तक जो है वो जितने भी हैं वो आरबीआई जारी करती है। और उस पे लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूँ। इस वचन देने का मतलब ये है कि मान लो कागज़ का नोट अगर थोड़ा बहुत भी फट जाएगा तो आरबीआई उसको वापस चेंज करके देगी। यानी कि वो आपको फटा हुआ नोट अगर आप ले जाएंगे आरबीआई के पास या बैंक में, आरबीआई की जो भी अंडर शाखाएं काम करती हैं उस बैंक में जाएंगे, तो वो फटे हुए नोट के बदले आपको चार का मतलब 2000 में 500 के 4 नोट बन जाएंगे। तो वो 4 500 का नोट दे सकती है, या फिर दूसरा 2000 का नोट दे देगी, लेकिन आपको चेंज करके देगी। ये जो है वचन का मतलब जो ऊपर लिखा होता है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये चीज़ एक बार ध्यान रखिएगा। कॉइनेज एक्ट एक तो 2011 में इसका संशोधन हुआ था, तो ये कॉइनेज एक्ट वास्तव में तो क्या है 1996 का है। कॉइनेज एक्ट 1996 का है, उसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर 2011 के बाद में जो है ये कॉइनेज एक्ट 2011 कहलाने लगा। और सिक्का निर्माण अधिनियम जो इसको हम कहते हैं, कॉइनेज एक्ट 2011 को इसको हम कहते हैं सिक्का निर्माण अधिनियम। और सिक्का निर्माण अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि 1 रुपये का नोट और बाकी जो कॉइन्स हैं 1 से लेकर के 1000 तक के कॉइन भी वो सरकार बनाती हैं। वर्तमान में 50 पैसे लेकर के 20 रुपये तक के सिक्के बनाती है सरकार। और आर एस 20 रुपये का सिक्का जो है 12 भुजाओं वाला, जिसको हम कहते हैं डोडेकागॉन, वो 1 रुपये का नोट पर जो है वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर मैं धारक को 1 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ नहीं होता है। आरबीआई एक्ट जो 1934 का है उसमें क्या लिखा है, आरबीआई जारी करती है 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोट। ठीक है, बात करते हैं कागजी मुद्रा की। तो वो कागजी मुद्रा की बात हमने की, इनका अंतर्भूत मूल्य नहीं होता है। और सबसे पहले हमने वैधानिक मुद्रा यानी फियाट मनी के संदर्भ में जाना। फियाट मनी क्या होती है? फियाट मनी ऐसी मुद्रा होती है जो 2 शर्तों का पालन करे। फियाट मनी क्या होती है? ऐसी मुद्रा जो 2 शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी 2 शर्तें इसमें होनी चाहिए? वो 2 शर्तें क्या है? 2 शर्तें हैं, एक तो वो मूल्य का मापक होना चाहिए, और फियाट मनी मूल्य का मापन करना चाहिए। और मूल्य के मापन के अलावा साइमल्टेनियसली दूसरा ये है कि वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जैसे राजा राजा रानी के समय में ये राजा रानी द्वारा जारी होता था। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में आज भी वो जो भी है सिक्के नोट है उस पर जो है रानी का इमेज होता है। राजा रानी या सरकार या जो भी केंद्रीय बैंक है उनके द्वारा ये जारी हुई होनी चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से वो जारी की हुई होनी चाहिए। तो उसको हम फिर जो है फियाट मनी या वैधानिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आगे एक लीगल टेंडर जो है इसको हम वैधानिक निविदा कहते हैं। तो वैधानिक निविदा का क्या मतलब है और वैधानिक मुद्रा का मतलब तो हमने समझ लिया। फियाट मनी जो है वैधानिक मुद्रा हो जाएगी। वैधानिक मुद्रा का मतलब जो मुद्रा बाजार में चल रही है, गवर्नमेंट को निवेशक से जब लोन चाहिए तब सरकार निवेशक को रिसिप्ट देती है, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जी सेक या उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा टी बिल्स जिसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, या कोई कंपनी मालिक जैसे अंबानी अडानी कोई भी हो सकता है, वो एक लिखित दस्तावेज देता है जिसको बॉन्ड या डिबेंचर कहते हैं, जिनके बारे में आगे हम और विस्तार से समझेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। तो ये जो होते हैं बॉन्ड डिबेंचर हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ट्रेजरी बिल्स हो जो सरकार जारी करती है, वो ये जो होते हैं क्या ये भी वैधानिक मुद्रा हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना। फियाट मनी क्या ये भी वास्तव में वैधानिक मुद्रा है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट को निवेशक से जब लोन चाहिए तो सरकार निवेशक को रिसिप्ट नहीं देती है, रिसिप्ट देती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सरकार को लोन चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ट्रेजरी बिल्स है वो सरकार बेचती है और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं वो। ठीक, अब जो
बेचे हुए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जब सरकार को वापस ले जाकर के आप वो देंगे ना तो वो सरकार खरीद सकती है वापस, और उल्टा जिन 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 ने वो खरीदा उनको सरकार ब्याज भी देती है। तो इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सैक और टी बिल्स जो होते हैं वो खरीदते हैं लोग। और इसके अलावा जो कोई भी अंबानी अडानी जो कंपनी के शेयर्स वगैरह जो बॉन्ड बॉन्ड डिबेंचर्स जो होते हैं, शेयर बॉन्ड या डिबेंचर जिनको 3 अलग अलग नाम है, ठीक है, वो बेचते हैं। तो वो अगर कंपनी बड़ी है तो फिर लोग उसको खरीदते हैं और उसके बदले जो है लोगों को पैसे मिलते हैं। तो पूछने वाला सवाल ये है, क्या ये भी वैधानिक मुद्रा है कि नहीं? वैधानिक मुद्रा मतलब फियाट मनी है कि नहीं? क्यों? एक तो ये फिजिकल रूप में तो होगा ही, फिजिकल पहले मतलब मूल्य का मापन तो कर सकता है नहीं कर सकता ये समझना होगा हमको बस। फिजिकल रूप में हो चाहे वो वर्चुअल कंडीशन में हो, कोई भी हो, मतलब वो मूल्य का मापन करना चाहिए और मान्यता प्राप्त होना चाहिए बस, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टी बिल्स देती हैं या कोई अन्य कंपनी या मालिक अडानी जैसे लोन चाहिए तो वो आपको लिखित दस्तावेज बॉन्ड या डिबेंचर देते हैं जिसके आधार पर आपको रुपए लौटाएंगे। तो यदि कोई कंपनी मालिक अपनी कंपनी में किसी को पार्टनर बनाना चाहता है तो वो उसे शेयर बॉन्ड या इक्विटी के पैसे बदल देते हैं जिससे आने वाले समय में प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो ये जो निवेश के जो भी होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टी बिल और बॉन्ड डिबेंचर, ये शेयर इक्विटी, ये सब वैधानिक मुद्रा नहीं होती हैं, इतना याद रखिएगा। वैधानिक मुद्रा जो है ये क्यों नहीं होती? क्योंकि मूल्य का मापन नहीं कर पाती, और मूल्य का मापन नहीं कर पाते हैं, एक भी चीज अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं है। अब हम समझते हैं लीगल टेंडर क्या है। देखिए, लीगल टेंडर होने के लिए, वैधानिक निविदा होने के लिए जो है यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसे भी जो है 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? 2 शर्तों का साइमल्टेनियसली, पहली तो ये है कि इट मस्ट बी ए फियाट मनी, फियाट मनी होगी तो ही वो फिर जो है वैधानिक निविदा हो सकती हैं, ठीक। दूसरा जो है, लेनदार उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब वो कोई भी जिसके पास हम जा रहे हैं वो अस्वीकार नहीं करना चाहिए, वो स्वीकार करना चाहिए उसे। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो बाजार में अभी जो चल रही है ना वो हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी आप बाजार में जाओ, 500 और 1000 रुपये के जो है नोट वो डीमोनेटाइज हो गए हैं, विमुद्रीकृत हो गए हैं। उस विमुद्रीकृत नोटों के साथ आप बाजार में भी खरीदारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुकानदार मना कर देगा। तो वो अभी लीगल टेंडर नहीं है 500 और 1000 की जो है। हाँ, ये पक्का है कि सरकार ने जारी किए हैं, उसको मान्यता प्राप्त भी है, लेकिन वो मान्यता प्राप्त अभी नहीं है, वो थी इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं है अभी। तो इसलिए इन्होंने जो है ये सबसे पहले 500 और 1000 के जो नोट हैं उन्हीं को बताया है। सबसे पहले ये देखिए, जैसे ये नोट दिए हैं, इस नोट में इन्होंने साफ साफ लिखा है नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, ये अभी लीगल टेंडर नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना है, पहले ही चरण में हमें ये समझना पड़ेगा कि इज दिस फॉर्म फिजिकल, डिजिटल कॉइन और करेंसी नोट। तो सबसे पहले तो वो देखना है करेंसी नोट होना चाहिए और फिजिकल डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, तो बिल्कुल है, कोई भी नोट मान लो है। तो जैसे ये एक इन्होंने फोटो में डाला है, जैसे ये चेक हैं, तो चेक क्या फिजिकल फॉर्म में है और करेंसी नोट है? करेंसी नोट नहीं है। कार्ड हो सकते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैं, ये आपके जो चेक हैं, ये चेक वगैरह, ये उदाहरण याद रखने हैं आपको। ये चेक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ये सब भी क्या है? फिजिकल फॉर्म में तो है, करेंसी नोट नहीं है। इसलिए ये क्या है, पहली कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करते हैं कि ये वैधानिक मुद्रा है ही नहीं, फियाट मनी ही नहीं है। वैधानिक मुद्रा नहीं है तो फिर वैधानिक निविदा नहीं हो सकती। वैधानिक मुद्रा होगी फिर ही वो वैधानिक निविदा हो सकती हैं। यानी कि लीगल टेंडर होने के लिए फियाट मनी होना अनिवार्य है। तो फियाट मनी कौन कौन नहीं है? ये बॉन्ड, मतलब जो ये चेक वगैरह होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं ये, ठीक। कौन कौन सी फियाट मनी? कैन दिस थिंग बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिजिकल फॉर्म में तो है, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी शर्त का पालन नहीं करते हैं क्योंकि इनसे जो है मूल्य की तरह इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को माप नहीं सकते। तो क्रेडिट कार्ड, इन सब से इनमें रुपए होते हैं, इनका इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं, करेंसी नोट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 चीज़ों का पालन नहीं करती। पहली शर्त जो हमने जानी थी, वैधानिक मुद्रा होने के लिए 2 शर्तें हैं, यानी वो 2 शर्तें तो पालन करनी चाहिए कि एक तो मूल्य का मापन करना चाहिए और दूसरा जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
तो मान्यता प्राप्त भी मान लो ये हैं, क्रेडिट कार्ड और ये सब मैंने मान्यता प्राप्त हैं और चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राजा रानी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जारी किया हुआ होना चाहिए। ये केंद्रीय बैंक करती हैं तो वो सरकार का हिस्सा है। लेकिन क्या ये मूल्य का मापन कर सकती हैं? तो क्रेडिट कार्ड से आप कैसे मूल्य का मापन करोगे? हाँ, उसमें रुपए हैं, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड खुद से कैसे मूल्य का मापन करोगे? तो वो दूसरी शर्त का पालन नहीं करता, इसलिए क्रेडिट कार्ड वगैरह ये जो है ये वैधानिक निविदा नहीं है, लीगल टेंडर्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए सपोज दैट कोई और चीज़ है, जैसे उदाहरण के लिए अब कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो उनके देख लेते हैं। जैसे 50 रुपये का नोट है, तो वो लीगल टेंडर है कि नहीं है? तो 50 रुपये का नोट लीगल टेंडर है, क्यों है? क्योंकि वो एक तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो ठीक है, वो तो क्रेडिट कार्ड और ये जो चेक वगैरह होते हैं ये भी मान्यता प्राप्त होते हैं। लेकिन दूसरा मूल्य का मापन भी तो कर सकते हैं। मूल्य का मापन आपको समझाया था मैंने, यानी कि वैल्यू मेजर करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। सपोज 50 रुपये का नोट है, 10 रुपये की एक चाय आती है, तो आप बता सकते हैं कि 50 रुपये से कितनी चाय आएंगी। तो 5 चाय का जो है मूल्य कितना होगा, ये आप मूल्य का मापन उससे कर सकते हैं। या फिर जो है 50 रुपये की कितनी चाय आएगी वो भी आप बता सकते हैं। तो ये मूल्य का मापन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये समान भागों में बटे हुए हैं। जैसे इसके 5 भाग हो सकते हैं, 50 रुपये का एक एक सिक्के में 50 भाग हो सकते हैं। अगर आप 50-50 पैसे के निकालें तो 50 रुपये की जो है 100 भाग कर सकते हैं। एक समान भागों में इसको तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये मूल्य का मापन करने के योग्य है। और ये जो क्वालिटी है, ये पैसे में जो अभी क्वालिटी है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें कमोडिटीज मनी में होती है उसमें थी नहीं, इसलिए जो है ये पैसे विकसित किए गए, ईजाद किए गए। अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है, क्या जो बिटकॉइन होते हैं वो बिटकॉइन जैसे एट प्रेजेंट इज दिस लीगली वैलिड ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज पर कॉइन एज एक्ट और आरबीआई एक्ट? तो चाहे वो डॉलर हो चाहे और कोई भी मनी हो, वो वर्तमान में भारत में वो लीगल टेंडर नहीं। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? भारतीय सरकार में जो कॉइनेज एक्ट है, वो चाहे आरबीआई का 1934 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, चाहे वो डॉलर हो, लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सवाल आएगा उसमें ध्यान दीजिएगा। 50 रुपये का नोट है, ठीक है, क्योंकि वो पहली क्वालिटी का पालन कर रहे हैं, ठीक। डॉलर वगैरह नहीं है, ये ठीक है, सरकार के द्वारा प्राप्त है, वो भारत की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, भौतिक या डिजिटल रूप में भी है। लेकिन मूल्य का मापन भी कर सकता है, लेकिन वो केंद्रीय सरकार, राज्य जो भारत की सरकार है, लीगल टेंडर भारत की दृष्टि से नहीं है। बाकी लीगल टेंडर जो डॉलर है वो अमेरिका में लीगल टेंडर है, ठीक है, भारत में नहीं है, क्योंकि भारत के जो कानून है उसके हिसाब से वो लीगल टेंडर नहीं है। और हो सकता है किसी दूसरे देश में डॉलर हो, जैसे कुछ देशों में डॉलर जो है वो लीगल टेंडर होता है, हम आपको आगे बताएंगे भी। कुछ देशों में जो है लीगल टेंडर बनाए गए हैं, कुछ देश जो हैं वो लीगल टेंडर के तौर पे मानते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो मुद्रा है वो विकसित पहले कर नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने शुरू में जो है डॉलर को माना था। बाद में कुछ देशों ने अपनी मुद्राएं विकसित की तो उन्होंने जो है डॉलर को एज ए लीगल टेंडर मानना बंद भी कर लिया। कुछ देश अभी भी मान रहे हैं। लेकिन भारत की दृष्टि से अगर सवाल आपकी, भारत का एग्ज़ाम है ये यूपीएससी का, और उसमें सवाल ये पूछेंगे तो आपको मना ही करना है कि डॉलर है चाहे वो कोई भी मुद्रा हो वो लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। कुछ चीज़ें जो इमेजेज में दी हैं वह आपको समझना है। अब हम इनको आ जाते हैं। देखिए, टू बिकेम ए लीगल टेंडर अ गिवन कॉइन करेंसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस साइमल्टेनियसली। 2 शर्तों का पालन एक साथ साथ होना चाहिए। इस मस्ट बी फियाट मनी, जो हमने ऊपर सेक्शन में पढ़ा। साइमल्टेनियसली साथ साथ में इसमें क्या होना चाहिए पालन, कि वो लेनदार उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, वो उसको, यानी कि वो उस समय प्रचलन में होना चाहिए, प्रचलन से बाहर नहीं होना चाहिए। तो लीगल टेंडर उसी को कहते हैं जो प्रचलन में हो, यानी कि इट मस्ट बी लीगली वैलिड। लीगली यानी कानूनी रूप से वो स्वीकार्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, तो जितने भी डेबिट हैं, जितने भी आप कर रहे हैं डेब्ट्स और ट्रांजेक्शन है, उसके लिए थ्रू आउट द कंट्री, कहीं भी पूरे भारत भर में। अदर पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। जैसे मान लो 10 रुपये का नोट है, आप चाहे तमिलनाडु में जाकर के 5 रुपये का बिस्किट और 5 रुपये की चाय ले सकते हैं। 5 रुपये में मिलती ही नहीं, हालांकि मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ।
5 रुपये का बिस्किट नहीं, मान लो 5-5 रुपये के 2 बिस्किट पार्ले खरीदना चाहते हैं, वो तमिलनाडु में जाएंगे खरीदें, राजस्थान में आए खरीदें, आप चाहे बिहार में जाके खरीदें या आप चाहे पश्चिम बंगाल में आकर के खरीदें, तो कहीं से भी खरीदें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑल थ्रू आउट द कंट्री जो है वो मान्य है, स्वीकार्य हैं। तो लीगल टेंडर कौन होता है? जो फियाट मनी होता है और साथ में लेनदार उसको मना नहीं करना चाहिए। कुल मिला के जो फियाट मनी है वो ज़्यादातर स्थिति में निविदाएँ होती हैं, वैधानिक निविदाएँ होती हैं, लीगल टेंडर होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं हैं। भारत में भारतीय मुद्रा जैसे प्रचलित सभी नोट व सिक्के लीगल टेंडर हैं, लेकिन अन्य देशों में की मुद्राएं जैसे डॉलर, ये वैधानिक निविदाएँ नहीं होती हैं। बिटकॉइन भी वैधानिक निविदा नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से चेक हैं, इसके अलावा जैसे डीडी है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हैं, इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स, जो ट्रेजरी बिल्स है, टी बिल्स है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इसके अलावा कैशिनो कॉइन है, बिटकॉइन है, ये सब लीगल टेंडर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नोट जो है भारत में, भारतीय जो जितने भी नोट हैं वो लीगल टेंडर हैं। ठीक है। अपवाद स्वरूप कुछ देशों में हो सकता है, जैसे अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर एक कंट्री है, उसमें बिटकॉइन वैधानिक निविदा मानते हैं वो, तो वो उनका अपना नियम हो सकता है, लेकिन भारत के हिसाब से देखें तो आपको ध्यान रखना है बिटकॉइन जो है वैधानिक निविदा नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। और चूंकि हम भारत के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना ये होगा कि भारत के लिए जो है लीगल टेंडर नहीं है, बिटकॉइन भी नहीं है, दूसरे देशों के करेंसी नोट्स भी नहीं है। बाकी चाहे चेक हो, डीडी हो, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड हो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्स हो, कैशिनो हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो, वो सब नहीं है। और कहीं कहीं अपवाद मिलता है, जैसे अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर कहाँ पर विद्यमान है इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। इसकी कैपिटल क्या है वो भी आपको कमेंट में बतानी है। सो ये कंडीशंस दे रखी, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक फुलफिल हो दूसरी नहीं हो तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो उदाहरण यहाँ पर उन्होंने सारणी में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। आईटीएम्स दे रखे हैं, जैसे इंडियन रूपी, कॉइन्स एंड नोट्स एंड सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हैं। डिजिटल करेंसीज भी देखो, इज इट फॉर्म और फिजिकल और करेंसी नोट्स और डिजिटल कॉइन कैन मेजर वैल्यू मेजर कर सकती हैं वो कर, चाहे सीबीडीसी और डिजिटल करेंसी हो, चाहे नोट कॉइन सिक्के वगैरह हो, तो उनसे मूल्य का मापन होता है। ठीक है, और ये राजा या किसी भी सेंट्रल बैंक या उसके द्वारा जारी हैं, तो आरबीआई जारी कर रही है या फिर सरकार खुद जारी कर रही है, तो वो सब लीगल टेंडर्स यहाँ पर भारत में हैं, भारतीय मुद्रा। लेकिन पुराने वाले जो डीमोनेटाइज हो गए हैं, विमुद्रीकृत हो गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली साथ साथ इज इट फियाट मनी? यस इफ बोथ ए एंड बी आर फुलफिल्ड। तो दोनों अगर मान लो फुलफिल हैं तो वो फियाट मनी हो जाएगी। और साथ में एट प्रेजेंट इज इट लीगली वैलिड फॉर ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज पर कॉइनेज एक्ट और आरबीआई एक्ट। तो जैसे मान लो इंडियन रूपी, कॉइन्स, नोट्स और सीबीडीसी, जितने भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हैं वो भारत में लीगली वैलिड भी है और फियाट मनी तो है ही है। तो इन दोनों की वजह से दोनों ही हैं, तो फिर वो लीगल टेंडर भी हैं, वैधानिक निविदा भी हैं। ठीक है, विमुद्रीकृत 500 और 1000 के नोट, ये बात ठीक है कि वो सरकार ने जारी किए हैं और वो वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं फियाट मनी तो है 500 और 1000 के। अभी समय मान लो पुराने नोट आपके पास हैं तो वो फियाट मनी तो हैं, लेकिन वो फियाट मनी होने के बावजूद भी वो लीगल टेंडर नहीं होगी, क्योंकि अभी वो ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। आप कॉइनेज एक्ट जो 2011 का है और संशोधन हो गया उसमें, इसके अलावा 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके हिसाब से उनमें संशोधन किया गया, और विमुद्रीकृत जो है उनको करने के बाद में वहाँ स्पष्ट लिखा गया कि ये जो नोट है अभी वो प्रचलन में नहीं है, इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं माने जा सकते भारत में। तो डीमोनेटाइज नोट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा डॉलर, युआन है, चाहे येन है, यूरो है, ये जो हैं वो, ये सारे जो हैं वो लीगल टेंडर्स नहीं होंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल लो, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, उसका आंसर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ये ट्रेजरी बिल जो है ये क्या होते हैं आगे आपको समझ में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे तब। शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इसके अलावा डीडी है, चेक हैं, एटीएम है, क्रेडिट कार्ड हैं, किराना कॉइन है, कैसीनो कॉइन है, फिल्म स्टार नोट्स हैं, ये सारे जो हैं लीगल टेंडर नहीं हैं। ठीक है, मार्शल आइलैंड जो है, मार्शल आइलैंड जो वहाँ पर एसओवी जो चलता है,
वेनेजुएला का जो पेट्रो कॉइन है वो है, बिटकॉइन है, ये सब भारत में लीगल टेंडर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बिटकॉइन इज नॉट अ फियाट मनी येट इट इज लीगल टेंडर इन अल सल्वाडोर नेशन बट इट इज एन एक्सेप्शन, यानी ये एक अपवाद है। यानी बिटकॉइन का अल सल्वाडोर देश में वैधानिक निविदा होना केवल एक अपवाद है, वो पूरी दुनिया में एक नियम, एक व्याख्या नहीं है, एक नियम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स फियाट मनी यस बट नॉट लीगल टेंडर अनलेस नोटिफाइड बाई। तो ये कॉमेरेटिव कॉइन्स जो होते हैं, स्मृति चिन्ह सिक्के जिनको हम कहते हैं, स्मृति चिन्ह रूप सिक्के, वो सामान्य भुगतान में इस्तेमाल नहीं हो सकते सिवाय सरकार या आरबीआई इनकी अनुमति दे दे। जो स्मृति चिन्ह होते हैं, जैसे मान लो किसी की मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई भी जयंती आए, 50वीं, 100वीं, 150वीं, तो उस समय सरकार जो है स्मृति सिक्के जारी कर सकती हैं, चांदी के भी या किसी अन्य धातु के भी। तो वो जो होते हैं वो सामान्य रूप से क्या नहीं होते हैं, सामान्य रूप से जो हैं वो लीगल टेंडर्स नहीं होते हैं जब तक सरकार नहीं कह दे। तो सरकार कह देती फिर वो हो जाएगी। तो लीगल टेंडर जो है इसकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट कहेगी उस पर पड़ेगा। ठीक है, तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट टू बी यूज्ड एज लीगल टेंडर्स वो नोटिफाई कर देता बस। ठीक है, फियाट मनी और ये सब, तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें हैं। और मेजर वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है आप समझ पा रहे हैं। मनी इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वैल्यू जस्ट लाइक सीएम, यानी कि सेंटीमीटर, किलोमीटर यूनिट जो मेजरमेंट लेंथ की होती है उसी तरह से। ठीक है, जैसे 1 रुपये कप के चाय के जो 15 रुपये हैं, तो 2 के 30 हो जाएंगे, 3 के 45 हो जाएंगे। आप ऐसे क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 15 जो छोटे छोटे एक समान समान इसके अंश हो रहे हैं, 1 1 रुपये के एक समान समान अंश, वो 45 जाकर के हो जाएंगे, तो वो 45 भी एक समान समान अंश हो जाएंगे। सो रुपीज मनी, और तो ये मेजरमेंट जो है यहाँ पर हो रही हैं। टी कप नोट, 2 टी कप नोट, 3 टी कप नोट जो हैं चेक नहीं मना करेगा वो, क्योंकि इन सब से आप नहीं खरीद सकते। 15 रुपये की चाय जो है आप मान लो चेक की, आप मान लो लेकर के कोई पर्ची फाड़ के लाए हैं या चेक लाए हैं फाड़ करके, वो चेक से जो है मना करेगा, क्योंकि चेक से अभी पैसा नहीं निकलेगा। चेक इटसेल्फ इज नॉट मनी बट टूल्स इंस्ट्रूमेंट टू यूज मनी। जैसे सपोज मान लो आपका चेक है, उसमें आपने ओवर राइटिंग की और चेक खराब हो गया है, या चेक जो भी बाउंस हो गया है, तो बाउंस हुआ चेक जो है वो कागज़ क्या ले जा करके आप किसी दुकानदार को देंगे तो वो ले लेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चेक भी क्या नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लीगल टेंडर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। लिमिटेड लीगल टेंडर्स का मतलब क्या है और अनलिमिटेड का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। देखिए, लिमिटेड यानी कि सीमित वैधानिक निविदा और असीमित वैधानिक निविदा। सीमित का क्या मतलब है, एक हद से ज़्यादा छुट्टे पैसे स्वीकारने से सामने वाला मना कर सकता है, इसलिए छुट्टे पैसे जो हैं सीमित वैधानिक निविदा हैं। असीमित वैधानिक निविदा का मतलब क्या है कि एक हद से ज़्यादा का मतलब है आपके 100 मान लो 200 के नोट ले जा रहे हैं, तो 200 के 100 नोट जो है दुकान वाला मना नहीं करेगा, आपको नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 200 के 100 नोट मैं मान लो ले रहा हूँ, तो 100 नोट भी मेरे निकल जाने वाले हैं। लेकिन इतने छोटे सिक्के आप लेके हैं दुकान पे कि वो हम लोग मना कर सकते हैं, यार इतने छोटे पैसों का मैं क्या करूँगा, मेरे से नहीं निकलेगा इतना छोटा चेक जो है। तो एक लिमिटेड है ये, मतलब वैधानिक निविदा तो है लेकिन एक लिमिट तक चलेगी ये, तो हद से ज़्यादा छोटे पैसे नहीं ले जा सकते। ये इस पर एक लिमिट लग गई तो सिक्के जो हैं वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर्स हैं, जबकि जो कागजी नोट होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स हैं। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि जो सरकार जारी करती हैं, सरकार के द्वारा जारी की गई जो मुद्रा है वो वर्तमान में आप संयोग से देख सकते हैं, एकदम ये कोइंसिडेंसी है कि सरकार जो जारी करी है वो लिमिटेड लीगल टेंडर होगी और जो आरबीआई जारी कर रही है वो एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो गई है। वो एक तरीके से कोइंसिडेंसी वास्तव में परिभाषा पर आधारित नहीं, मतलब मैं यूँ याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार कागज़ का जो 1000 क्षमा कीजिएगा 1 रुपये का जो कागजी नोट है वो कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार, इसके अलावा 1000 तक का सिक्का, चाहे वो 1 रुपये से शुरू करके 20 तक का वो कोई भी, 50 पैसे का सिक्का मान लो 20 कॉइन्स हैं तो 10 रुपये होंगे। लेकिन 50 पैसे से छोटे वाले कॉइन्स जो हैं वो अब वापस लिए जा चुके हैं, विड्रॉन हो चुके हैं।
हालांकि उनको डीमोनेटाइज किया है नहीं। विड्रॉन का मतलब क्या है, वापस ले लेना। जैसे अभी 2000 का नोट वापस लिया गया है, तो विड्रॉन इन 2011, 100, 10 पैसा, 25 पैसा आर नॉट लीगल टेंडर्स, क्योंकि वो वापस लिए जा चुके हैं। विमुद्रीकृत नहीं हुए। विमुद्रीकृत होने का मतलब क्या है, वो उसका बंद कर देना उसको। जैसे 2000 और 500 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं, वो उनको बंद ही कर दिया ले जा करके, उनका इस्तेमाल खत्म कर दिया। सो 10 पैसा, 25 पैसा आर नॉट लीगल टेंडर्स। भारत में जो है 10 पैसा, 50 पैसा वैधानिक निविदा है, लीगल टेंडर है अभी भी। तो ये सवाल जो है यहाँ से पूछा जा सकता है, 50 पैसे का जो सिक्का है वो लीगल टेंडर है कि नहीं है। तो वर्तमान में 50 पैसे का सिक्का लीगल टेंडर है, और बाकी सरकार जो है 20 रुपये तक के जो हैं सिक्के जारी करती हैं, वो सारे लीगल टेंडर्स में आते हैं। लेकिन ये लिमिटेड लीगल टेंडर्स के अंतर्गत आते हैं। अनलिमिटेड के अंतर्गत क्या आते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26, एवरी बैंक नॉट इज लीगल टेंडर इन इंडिया। तो भारत में जितने भी बैंक हैं वो एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर इन इंडिया, ये सेक्शन 26 के अंतर्गत लिखा है। आरबीआई एक्ट जो 1934 का है, उसमें सेक्शन 26 देर का, उस सेक्शन में लिखा है स्पष्टतः है, एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर इन इंडिया, दे कैन बी यूज्ड फॉर सेलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेब्ट इन इंडिया। लीगल जो लेंडर है वो कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, लेने वाला जो है जो वो मना नहीं कर सकता। ऑल्दो इन रियल लाइफ फाइनेंस एक्ट 2017 जो है, वहाँ पर लिखा है कैश ट्रांजैक्शन फॉर लेस देन Rs 2 लाख बियॉन्ड द यूज चेक डी नेफ्ट एटसेट्रा एल्स पेनल्टीज, अदरवाइज उस पर जो है पेनल्टी लगेगी। ये जो है फिनांस एक्ट 2017 का है, उसमें लिखा गया है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का जो भुगतान है वो चेक डी नेफ्ट इनके जरिए से करना चाहिए, सारा कैश में नहीं करना चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा का कैश नहीं होना चाहिए। दिस रूल इज़ टू डिस्करेज टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब क्या है, जैसे टैक्स चोरी, कर चोरी जिसको हम कहते हैं, ब्लैक मनी यानी काला धन। तो काला धन है, कर चोरी है, इन सब को रोकने के लिए सरकार ने जो ये फाइनेंस एक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं वित्त कानून 2017 का जो है वित्त कानून, उस कानून के तहत जो है 2 लाख से ज़्यादा का कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। बाकी जो है चाहे आप डीडी से बना करके दें, चेक बना करके दें, या नेफ्ट से काम करें, कोई भी काम करें। यानी काला धन, वास्तविक जीवन में काले धन कर चोरी को रोकने के लिए नकदी लेन देन पर कुछ सीमा के बाद रोक है, किंतु एमसीक्यू के लिए स्वीकार लो कि ये सारी चीज़ें हैं। मेरा दुकानदार तो नहीं लेता 50 पैसे का सिक्का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वैधानिक निविदा है। आंसर ये है कि एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन 50 पैसा इज लीगल टेंडर, सो एक्सेप्ट इट फॉर एमसीक्यू एंड मूव टू टेक्स नेक्स्ट टॉपिक फर्दर। फील फ्री टू फाइल पुलिस केस अगेंस्ट शॉपकीपर इफ यू हैव पेनल्टी ऑफ फ्री टाइम आउटरेज फॉर इट। अगला सवाल ये है, एक सवाल पूछा है प्री में 2018 में, एमसीक्यू विच करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। ये 2000 पूछा है कि विच करेक्टली डिस्क्राइब यानी सही तरीके से परिभाषित करता है, इनमें से कौन सा जो है ठीक से परिभाषित करता है मीनिंग यानी अर्थ को ऑफ लीगल टेंडर मनी, यानी कि वैधानिक निविदा जो है, लीगल टेंडर जो है उसको ठीक से परिभाषित करता है, डिस्क्राइब करता है। द मनी विच इज tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. The money which is tendered in court of law to defray the fee of legal cases. पहला सवाल है, the money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases, यानी न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने के लिए जो मुद्रा दी जाती हैं उसको हम क्या लीगल टेंडर मानेंगे। दूसरा कथन, द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, यानी वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों से निपटने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तीसरी, द मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एट्सेट्रा, यानी चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा जो होती हैं, बैंक मनी, क्या वो लीगल टेंडर हैं। और चौथा ऑप्शन जो है, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा,
यानी द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री। तो इनमें से कौन सी लीगल टेंडर हैं? तो इसमें से लीगल टेंडर जो हैं वो परिभाषा अभी हमने समझी। लीगल टेंडर के लिए क्या होनी चाहिए, लीगल टेंडर का मतलब क्या है? एक तो वो फियाट मनी होनी चाहिए। पहले फियाट मनी का मतलब क्या समझा अभी हमने? तो फियाट मनी का मतलब ये समझा, तो फियाट मनी होने के लिए पहली बात तो ये है कि वो एक तो मूल्य का क्या करना चाहिए, वो मूल्य को जो है मेजर करना चाहिए, मूल्य का मापन करना चाहिए। तो मूल्य का जो मापन करेगा और साथ ही जो है वो वैलिड यानी किसी सरकार, राजा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी होना चाहिए। और साथ ही इसमें एक गुण ये भी होना चाहिए कि उसको वर्तमान में उसको लेनदार अस्वीकार न करे, तो ऐसे में वो लीगल टेंडर कहलाएगा। तो ये जो सवाल जो पूछा है हमसे वो सवाल क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द मनी विच इज़ टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस, यानी कि न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने के लिए जो मुद्रा दी जाती हैं। तो न्यायालय में जो विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने के लिए जो मुद्रा दी जाती हैं वो क्या लीगल टेंडर हो जाएगी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे न्यायालय में फीस चुकाने के लिए जो मुद्रा दी जाती है वो कैश भी हो सकता है, वो चेक के रूप में भी हो सकती है। तो चेक के रूप में दी जाने वाली मुद्रा, चेक दे दिया वो मुद्रा हो गई, तो क्या चेक ही लीगल टेंडर हो गया? ज़रूरी नहीं है। मतलब ये पहला जो कथन है उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये जो कथन कह रहा है कि वास्तविक वो लीगल टेंडर होगा ही, स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, द मनी विच इज ए क्रेडिटर अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी कि वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों से निपटने के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। यानी कि कोई ऋण, मान लो आपने किसी से उधार लिया और ऋणदाता ने ऋण देने के लिए अपने दावों से निपटने के लिए, यानी कि वो ऋण कंप्लीट करने के लिए, वो जो कर्जा उसका है वो चुकाने के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मतलब ये है कि ऋण देने वाला जो है जिस चीज़ को, वो जो मुद्रा उसने दी है, वो जिस मुद्रा को स्वीकार कर सकता है ना, बाध्य होता है स्वीकार करने को, ऐसी मुद्रा जो है वो लीगल टेंडर होती है क्या? तो ये दूसरा कथन बहुत उचित लग रहा है। इससे पहले तीसरा और चौथा पढ़ लेते हैं। किसी देश में चलन में धातु मुद्रा जो होती हैं क्या लीगल टेंडर होती हैं? तो धातु मुद्रा लीगल टेंडर होती हैं, तो ये तो स्पष्ट परिभाषा कहाँ हुई। बाकी वाले धातु मुद्रा के अलावा जो होते हैं वो भी तो लीगल टेंडर होते हैं, तो धातु मुद्रा अकेली क्यों डाली इन्होंने? इसके अलावा चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, ये तो होता ही नहीं वैसे भी, बैंक मुद्रा, तो ये जो भी होते हैं लीगल टेंडर होते नहीं। तो सी तो वैसे ही कट गया। फंस कहाँ रहा है मामला हमारा? फंस पहला तो वैसे ही कट गया, ए और डी कट गया है, बट मामला फंसा, क्षमा कीजिएगा, ए और सी तो कट गया, मामला फंस रहा बी और डी में। और डी और बी और डी में फंस रहा है, तो डी जो है उससे ज़्यादा स्वीकार्य मामला बी वाला लग रहा है। तो द मनी विच इज ए क्रेडिटर इन अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो क्रेडिटर जो है, जो ऋणदाता है, वो अपने दावों से निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो मुद्रा जो है वो लीगल टेंडर कहलाती है। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2018 में ये सवाल पूछा था। और इसी तरह का सवाल जो है यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में, यूपीएससी जो ये है इसमें नहीं, यूपीएससी सीडीएस यूपीएससी करवाती है, इसमें 2011 में ये सवाल पूछा था। वो ये है कि इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे, और पहला एक कथन दिया। दूसरा, कॉइन बिलो 50 पैसे इज नॉट लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। तो फिर दिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक सत्य है, केवल दो, या एक और दो दोनों, या एक और दो दोनों ही नहीं? ठीक है, तो एक और दो दोनों है या एक और दो दोनों ही नहीं है? इसमें ये दोनों ही है। जैसे 50 पैसे का सिक्का जैसे कि अभी हमने जाना, और इसके अलावा 50 पैसे का सिक्का हमने ये समझा कि लीगल टेंडर है, और साथ में 50 पैसे से छोटे वाले जो हैं अभी हमने जाना कि वो उनको लीगल टेंडर ही माना जाता है अभी। आरबीआई इज ऐप टू हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। तो आरबीआई की वो ऐप जो हेल्प करते हैं ब्लाइंड यानी अंधे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंसी नोट को। तो 80 लाख पीपल इन इंडिया आर ब्लाइंड।
नेत्रहीन लोगों की संख्या भारत में कितने 80 लाख हैं। ठीक है। टू हेल्प देम आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स, ये आइडेंटिफाई करने के लिए केवल ब्लाइंड्स पीपल के लिए जो आइडेंटिफाई कर देंगे करेंसी नोट को। देखिए ओल्ड सीरीज ऑफ गांधी नोट हैव स्क्वेयर्ड 50 ट्राइंगल 1000 सेफ मार्किंग, यानी कि 50 रुपये के नोट पे जो है स्क्वायर का उस पर एक शेप बना है, मार्किंग बना है, शेप मार्क बना है, उस पर इस तरह से निशान बना है। गांधी वाले जो 50 रुपये के पुराने नोट हैं, ओल्ड सीरीज जो पुरानी है, उसमें पुराने वाले नोटों में एक स्क्वायर बना है 50 रुपये पे, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बना है, और वो त्रिभुज की बना है 100 रुपये के नोट पर। न्यू सीरीज ऑफ गांधी नोट हैव ब्लीड लाइन्स, ठीक है, रेज प्रिंटिंग ऑफ गांधी एट्सेट्रा, तो वो उस पर जो है ब्लीड लाइन्स बनी हुई है, उस पर पत्तियाँ बनी हुई हैं। पुराने वाले जो नोट हैं उनमें क्या बना हुआ है, तो उनमें पुराने वाले नोटों में वो त्रिभुज और इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई मिलती हैं आपको। बट सो मैनी वेराइटीज ऑफ नोट्स डिफ़िकल्ट फॉर जो ये नेत्रहीन पीपल होते हैं पर्सन्स टू रिमाइंडर एंड साइज एंड शेप, सो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उलझने भरी हो जाती हैं। इसलिए 2020 जनवरी में आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया जिसको मनी ऐप कहते हैं, MANI मनी ऐप, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म ये है मनी का एम, ये 2020 में जारी किया था। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये नोट आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये केवल ब्लाइंड लोगों के लिए है। नोट सच्चा है या बुरा है उसका पता नहीं लगा पाता ये केवल इतना पता लगाता है कि नोट कौन सा है, 50 का है कि 100 का है, बस। मनी ऐप जो है वो नोट मतलब खराब नोट है या कोई नकली नोट है उसका पता नहीं लगा पाता ये केवल इतना पता लगाता है कि नोट कौन सा है, 50 का है 100 का है। क्योंकि इस ऐप में क्या करना पड़ता है, फ़ोटो खींचना पड़ता है उसका। फ़ोटो खींचते हैं जब उस जब नोट का, तो फ़ोटो उस पर जो लिखा होता है 100, तो वो 100 उस लिखा हुआ है उसमें पढ़ करके वो बोलेगा कि 50 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट, वो एक वॉइस निकालेगा। उस वॉइस को सुन करके जो है ब्लाइंड लोग जिनको दिखाई नहीं देता वो सुन करके पता लगा सकते हैं। तो इसमें फ़ोटो खींचना पड़ता है, लेकिन ये आप अगर नकली कोई नोट बनाएंगे या कागज़ का प्रिंट करके ले जाके उसके सामने फ़ोटो खींचेगा तो भी वो कहेगा कि ये 100 रुपये का नोट है। तो ये इसका पता नहीं लगा पाता, जाली नोट नहीं पकड़ सकता ये ऐप, बट कांट वैलिडेट वेदर नोट इज जेन्युइन और फेक। इट कांट वेरीफाइड वेदर नोट इज जेन्युइन और फेक, यानी जाली नोट नहीं पकड़ सकता ये ऐप। इफ़ अ यूज़र इज़ बोथ ब्लाइंड एंड डेफ, यदि कोई यूज़र कोई उपयोग करता है वो अंधा भी है और साथ में आप वो डेफ है, नहीं उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, वो सुन भी नहीं सकता है। द ऐप विल टेल हिम बाई गिविंग वाइब्रेशंस, यानी कंपन दे करके वो कहेगा। जैसे मान लो उस पर कोई स्पेसिफिक तरीके बना दिया होगा, जैसे 100 रुपये का नोट है तो वो एक बार कंपन करेगा, ठीक है। हो सकता है इस तरह से वो 10 रुपये का नोट हो तो एक बार कंपन करें, जितने नोट है उस हिसाब से बनाया गया प्रोसेस है उसमें। 20 रुपये के नोट है 2 बार कंपन करें, ठीक है। और हो सकता है 100 रुपये का नोट हो तो लंबा एक बार कंपन करे, 200 रुपये का नोट हो तो लंबे लंबे 2 बार कंपन करे, या इस तरह की कोई प्रोसेस उसमें बनाई गई होगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा ये ऐप है एक तरह का, मनी ऐप इसका नाम है। मनी यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसको हम कहते हैं। अब हम समझते हैं करेंसी रिलेटेड जनरल नॉलेज। करेंसी रिलेटेड जनरल नॉलेज क्या है, ध्यान दीजिएगा। विच नोट हैज़ वॉट कलर, विच नोट हैज़ रेड फोर्ट, सन टेम्पल, फोटो एट्सेट्रा। जनरल नॉलेज लेस इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, मोर इम्पोर्टेंट फॉर नॉन यूपीएससी एग्जाम्स, सो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम रफ्तार हैंड आउट। यू कैन लर्न सच जनरल नॉलेज फ्रॉम, एक उन्होंने लिंक दिया और वहाँ से ये कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है अदर एग्जामिनेशन जो है वहाँ पर ये ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन बाकी एग्ज़ाम पर जो है ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है करेंसी नोट जो है वो साथ में लेके जाएं, उसके पास सारे करेंसी नोट हो। तो इस तरह के एग्ज़ाम के जो सवाल हैं यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। यूपीएससी में इस तरह के सवाल नहीं पूछती, यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगी, और ये भी गारंटी है नहीं पूछेगी, क्योंकि उसको पता है 100 रुपये का नोट उसके जेब में है तो वो देख करके बता देगा उस पर कोई मान लो इस तरह की चीज़ लिखी है तो। न्यू रूपी सिंबल, अब देखिए
रुपये सेलेक्टेड थ्रू अ कंपटीशन बाय डेप्थ ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन 2010 डिजाइंड बाय डॉक्टर उदय कुमार प्रोफेसर एंड एट IIT गुवाहाटी। तो जो नया रुपये का सिंबल है वो सिंबल किन्होंने बनाया, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रूपी का जो ये ऊपर सिग्नेचर जो ये चिन्ह दिया हुआ है ना, ये रूपी का ये चिन्ह जो है ना रूपी का, ये चिन्ह किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो रूपी का ये जो सिग्नेचर है ये बनाया है उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार, जो प्रोफेसर है IIT गुवाहाटी में। इन्होंने ये इकोनॉमिक अफेयर 2010 में इन्होंने डिज़ाइन किया था इसको। दूसरा नेशन सिंबल जो है लॉयन एम्बलम, वो सारनाथ पिलर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से इसको लिया गया है। और इस पर एक लाइन भी लिखी हुई है, सत्यमेव जयते स्लोगन फ्रॉम मुंडको उपनिषद कह सकते हैं इसको। लैंग्वेजेस की बात करें तो वाइल कॉन्स्टिट्यूशंस 8 शेड्यूल हैज़ 22 लैंग्वेजेस बट करेंसी नोट हैज़ ओनली 17, यानी कि 17 ही इस पर लैंग्वेजेस का जानकारी है। 8वीं जो हमारी अनुसूची है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन जो मुद्रा का जो नोट है उस पर केवल 17 भाषाएं ही भी दी हुई हैं। उन 17 में 15 तो इसके जो पीछे वाले भाग है वहाँ पर दी हुई हैं, लेकिन 2 लैंग्वेजेस जो हैं हिंदी और इंग्लिश जो हैं उनके फ्रंट साइड में दी हुई हैं। तो रिवर्स साइड में दी हुई 15, लेकिन ओवर्स साइड जो है, ओवर्स साइड में 2 लैंग्वेजेज हिंदी इंग्लिश दी हुई। तो इस प्रकार रिवर्स 15 और ओवर्स 2 17 लैंग्वेजेज पे दी हुई हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम जो हैं, बजट 2020 म्यूज़ियम ऑन न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड, यानी कि सिक्का शास्त्र और व्यापार का संग्रहालय जो है ये विल बी बिल्ट एट द हिस्टोरिक ओल्ड मिंट बिल्डिंग जो है इन कोलकाता। जो सिक्का ढालने का जो होती है जिसको हम टकसाल कहते हैं, उस टकसाल जो पुरानी टकसाल है वहाँ पर कोलकाता में म्यूज़ियम जो है उसको बनाया जा रहा है। सिक्का शास्त्र और व्यापार का संग्रहालय का उसको म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। बजट 2020 में ये जानकारी इस तरह से बताई गई थी, बजट 2020 में। ठीक है, अब हम समझते हैं आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर मीनिंग ऑफ दिस प्रोमाइज, या जो प्रोमिस किया गया है, इस तरह का जो वादा है, इसका मतलब क्या है। मैं धारक को 2000 रुपये वचन अदा करने का वचन देता हूँ, उर्जित आर पटेल। आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 2000 रुपीज़। तो इन माई हैंड आउट मीन्स अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग इसका अर्थ बताया गया है। देखो, कॉलोनियल एरा में जो हमारा औपनिवेशिक काल था, उस औपनिवेशिक काल में प्रोमाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू फुल बॉडीड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स कॉइन वर्थ इक्वल वैल्यू इन वेट। तो उस समय इसका मतलब ये था कि जो सिक्का आपके पास है, उस सिक्के को आप जब लाके वापस ले जाके देंगे तो उस सिक्के को फुल बॉडीड कॉइन जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं वो उसके बदले में उतनी चीज़ें आपको दे देंगे, या वो कन्वर्ट करके दे देंगे। फुल बॉडीड गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन जो हैं वो उनकी वैल्यू जितनी भी बन रही है वो, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे एक $1 जो है पुराने समय का, जितना बाहर उसकी मुद्रा बनती है उतना सोना वो आपको सिक्के के बदले दे देंगे। ये सिक्के का मतलब उस समय कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक काल का जो ये समय था भारत में या जो कहीं भी, उस समय इसका मतलब ये होता था, उन्होंने जो सिक्के पर हैं ये लिखा हुआ होता था, कागज़ नोट पर लिखा होता था, वहीं से जो है प्रेरित होकर के भारत सरकार ने भी ये कागज़ के नोट पर इस तरह लिखना शुरू किया। और हर जो है नोट पर आजकल ये चलता है, हर किसी की मुद्रा में ये है। तो ये प्रोसेस है। एक $, जो है 14 ग्राम का गोल्ड कॉइन था। एक ब्रिटिश पाउंड 73 ग्राम का गोल्ड कॉइन था। तो इस तरह के सिक्के जो हैं ये रहे हैं। अब देखिए मॉडर्न एरा की बात करें तो कन्वर्जन इनटू अदर बैंक नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू 2000
पहले जो उसकी जितना भार होता था उस भार के बदले पुराने समय में बदल के देते थे, लेकिन आज के समय में जो उसकी फेस वैल्यू है उतना बदल के दे देंगे। क्योंकि पहले फुल बॉडीड कॉइन चलते थे, लेकिन आज टोकन कॉइन्स चलते हैं। तो फुल बॉडीड कॉइन्स जो है उतना जितना सोना उसके अंदर होता था उतना सोने की कोई चीज़ या उतना उससे बना कोई आभूषण उतने सोने का, या उसके बदले उतना ही सोना वो अलग से कोई सोने की बुलियन मान लो ईंट है वो दे सकते हैं आपको। मान लो आप छोटे 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 कोई 100 मान लो सोने के सिक्के लेके और उससे पूरी ईंट जितना सोना बनता है तो वो आपको ईंट दे देंगे उतने सिक्कों के बदले। तो वो पहले का जो ओल्ड टाइम था उसमें पुराने समय में तो उसका मतलब क्या होता था, वजन से होता था, क्योंकि वो फुल बॉडीड कॉइन होते थे गोल्ड या सिल्वर के। लेकिन आज टोकन कॉइन है तो आज जो है उतने उसके बदले वो उतना लोहा दे देंगे, या वो उस तरह का प्रोसेस नहीं है। आज उसका मतलब ये है आज के समय में, आज जो हमारा वर्तमान काल है इसमें, यानी उसका उतना उतना जो है वो कन्वर्ट करके देगा, कन्वर्जन करके दे देगा बैंक से जा करके दूसरे नोट्स में। ठीक है, अदर बैंक नोट्स जो भी होंगे टोकन कॉइन्स जैसे इक्वल फेस वैल्यू वाले, 2000 का नोट फट गया है मान लो, ले जाएंगे आप 2000 का नोट देंगे और उसके बदले आप छोटे पैसे चाह रहे हैं 500 की, तो भी वो संभव है। 500 के 4 नोट, या फिर 10 के मान लो 200 नोट, या 100 के 20 नोट, तो इस तरह से कोई भी करके 2000 रुपये पूरे करने। ठीक है, नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू, उसमें जो मान लो महंगाई हो गई तो उसका वैल्यू जोड़ करके वो नहीं देगा, उस पर जितना लिखा उसकी बात बनती है। नॉट लिंक्ड विद वेट ऑफ गोल्ड और सिल्वर, इसका गोल्ड और सिल्वर के जो वेट का जो पुराने समय में जो प्रोसेस चलता था उसके साथ कोई संबंध नहीं है। करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट। इसके अलावा एनोनिमस बैरियर बॉन्ड, प्रोमिजरी नोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन ऑफ फियाट मनी, विमुद्रीकरण जो है, जिस प्रीवियसली ये 1946 में 1978 में ये किया गया है। फिर देखो 2016 में भी 8 नवंबर को जो है विमुद्रीकरण हुआ। वो तो विमुद्रीकरण है। अब देखो 2000 के नोट का विड्रॉल हुआ, बट ये अभी भी लीगल टेंडर की तरह चल रहा है। डीमोनेटाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट, किसी मुद्रा की वैधानिक निविदा के दर्जे कानून वैधता को रद्द करना उसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री डेप्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नोटिफिकेशन टू बैन द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स SBN ऑफ महात्मा गांधी सीरीज ₹500 और 1000 के। ठीक है, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स जो थे उनको बैन कर दिया, और ये फिनांस मिनिस्ट्री ने यानी कि वित्त मंत्रालय ने ऐसा किया। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017 जो हैं, उस एक्ट के तहत ये ऐसा किया जाता है जिसको हम विमुद्रीकरण कहते हैं। इस विमुद्रीकरण स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017, SBN एक्ट इसको हम कहते हैं 2017 का। ठीक है, तो ये सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, इस सेसेशन का क्या अर्थ होता है इसको समझते हैं। सेसेशन का मतलब समाप्ति है, लाइबिलिटीज़ यानी कि देयता या देनदारी तो देनदारी की समाप्ति, ये एक्ट स्पेसिफाइड बैंक नोट्स जो हैं उनकी समाप्ति, या उसको देयता की समाप्ति या देनदारी की समाप्ति एक्ट 2017 कह सकते हैं। RBI नॉट रिक्वायर्ड टू ऑनर आई प्रोमिस टू पे। ठीक, अब RBI जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटेड टाइम के बाद अगर आप ले जाएंगे तो फिर उसको बदल के देंगी, तो वो प्रॉमिस जो है वो तोड़ देती हैं। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, देनदारी की समाप्ति एक्ट 2017 जो है उसके तहत बैंड किए नोट्स 500 और 1000 के कांट बी केफ्ट एक्सेप्ट फॉर रिसर्च एंड न्यूमिस्मेटिक हॉबी और म्यूजियम एंड दैट टू इज़ लिमिटेड अमाउंट। एक सीमित मात्रा के अलावा आपकी कोई रुचि मान लो है सिक्का शास्त्र में या कोई भी इस तरह की, तो न्यूमिस्मेटिक हॉबी है आपकी, या कोई म्यूज़ियम आपका है, या तो एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा ऐसे नोट्स को आप नहीं रख सकते। बैंड
मतलब है कि आप उसको फिर रख नहीं सकते, रिसर्च करनी हो आपको, शोध करना हो कोई, तो इस तरह की चीज़ के अलावा आप उसको नहीं रख सकते। इसके अलावा और ज़्यादा विस्तार से समझेंगे हम पिलर 2 में इसको, टैक्सेशन, जब ब्लैक मनी पढ़ेंगे तब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन डीमोनेटाइजेशन, इसके लिए आप पिलर 2 टैक्सेशन जो है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो नोटबंदी का मतलब क्या है, किसी वैधानिक निविदा के दर्जे की समाप्ति जो है उसको नोटबंदी कहते हैं। अब ये खबर भी सुर्खियों में है, 2000 का नोट जो है विड्रॉन किया है बट कंटिन्यूड एज ए लीगल टेंडर। इस पे सवाल बनने की पूरी संभावना है। 2016 में आरबीआई इंट्रोड्यूस किया था इस 2000 के नोट को, टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी इज एंड फास्टर, यानी कि नोटों की किल्लत को पूरी करने के लिए इसको छापा गया था, छापा जा रहा था। ठीक है, 500 और 1000 के जो नोट हैं उनकी पूर्ति करने के लिए 2018-2019 में प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट्स वॉज स्टॉप्ड क्योंकि 2000 के नोट से जो है इसकी अगर मान लो कॉपी होती हैं या कोई जाली नोट बनते हैं, तो इन जाली नोटों के जो इससे बनाए जाएंगे उससे जो है 2000 के नोट के बदले जो है खतरे ज़्यादा देखते हुए इसको जो है वापस किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, पुनः लिया जा रहा है वापस। प्रिंटिंग 2000 की नोट की जो 18-19 में बंद कर दी थी, 2023 में 23 मई जो है 2023 में आरबीआई आस्क्ड पीपल टू आइदर एनी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स टू थिंग्स, यानी आरबीआई ने लोगों को कहा था कि आप कोई भी इनमें कर सकते हैं दो प्रोसेस, कि अपने बैंक खाते में जमा करवा दो या फिर बदलवा दो 2000 के नोट को दूसरे नोटों से। 500 के नोट्स हैं, 200 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं। अगर आप बदलवाने जाएंगे तो 20,000 के रुपए पर विजिट में 20,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर बैंक खाते में जमा करवाएंगे तो नो लिमिट है, कितने भी करवा सकते हैं। 2 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक जो है आप 2000 के नोट जमा करवा सकते हैं। 2000 नोट डीमोनेटाइज्ड बट विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, नोट डीमोनेटाइज हुआ है, विमुद्रीकृत नहीं हुआ है, बस चलन से हटा दिया गया है इसको। ठीक है, जून 23 रिपोर्टर आस्क्ड विल द आरबीआई विड्रॉन द लीगल टेंडर ऑफ 2000 नोट आफ्टर सितंबर 30। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रिप्लाइड देयर इज नो सच आइडिया, दैट मीन्स का मतलब ये है कि 2000 का नोट फियाट मनी है, बिल्कुल है। लीगल टेंडर है, यस है। विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, बिल्कुल लिया गया है। लेकिन डीमोनेटाइज्ड हुआ है, नॉट येट, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों हटाया गया था चलन से, ये सवाल अगर आप पूछते हैं तो विल ओनली प्रिपेयर द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो आधिकारिक जो कारण बताए गए हैं उन्हीं कारणों को तैयार करेंगे। और वो आधिकारिक कारण कौन से हैं? 2000 नोट वर इश्यूड एज ए टेम्पररी मेजर टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ करेंसी, यानी पैसों की किल्लत को एड्रेस करने के लिए, यानी उस किल्लत को दूर करने के लिए, उस किल्लत को ठीक करने के लिए टेम्पररी अस्थायी तौर पर इसको जारी किया गया था 2000 के नोट को। नाउ देयर इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ अदर करेंसी नोट्स, जैसे 100, 200, 500 की, तो इसकी जो पर्याप्त सप्लाई है अभी, इसको देखते हुए इसको वापस लिया जा रहा है। एडिक्वेट का मतलब जो है वो पर्याप्त होता है, तो पर्याप्त सप्लाई जो है अभी इसमें विद्यमान है, इस वजह से इसको वापस किया जा रहा है। और क्या कारण बताए जा रहे हैं? तो एक तो अस्थायी तौर पर इसको इस्तेमाल भाई जारी किया गया था, और दूसरा कारण ये है कि नोट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स, और इसका इस्तेमाल जो है कम होता था, क्योंकि 2000 का नोट जो है वो जनरल इस्तेमाल में कम था, वैसे भी भुगतान में इसका उपयोग कम था। इसके अलावा 4-5 वर्षों में कागज़ वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो ये सब कारण बताए गए आरबीआई के द्वारा, और इसको लिए वापस लिया जा रहा है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ फाइटिंग ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट्स बाई ISI दाऊद इन आरबीआई प्रेस रिलीज। तो आरबीआई की जो प्रेस में खबर जो आई थी, उस खबर के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया कि हम ब्लैक मनी से लड़ रहे हैं, या कोई आतंकवाद से लड़ रहे हैं, या भ्रष्टाचार लड़ रहे हैं मान लो, या फेक नोट बन रहे हैं इस वजह से, ऐसा उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया।
तो इतना हम यहाँ आज देखेंगे इस वीडियो में। आगे जो है ईरान टोमन करेंसी ये सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।